चलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, तो बेटा आज हमें मेमोरेंडम के क्लॉजेस को काफी डिटेल में अंडरस्टैंड करना है, राइट। अराउंड कितने क्लॉज है मेमोरेंडम के? सिक्स। सिक्स क्लॉज है। नेम क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज, ठीक है। ओके, तो एक एक करके अंडरस्टैंड करेंगे सीक्वेंस वाइज। मैंने आपको एक कीवर्ड भी बताया था, एनरोल सीए, ठीक है। तो आज हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं किसके बारे में बेटा? नेम क्लॉज के बारे में। किसके बारे में? नेम क्लॉज के बारे में। तो नेम क्लॉज की क्या सिचुएशंस है, इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे। तो बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनेंगे आप लोग, ठीक है जी। हेलो। हाँ जी, जैसे देखो बात बताओ, क्या कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है कि नहीं है? आर्टिफिशियल पर्सन जो आपने पढ़ा हुआ था इसके कैरेक्टर में, क्रिएटेड बाय लॉ। कौन बनाता है बेटा इसको? लॉ क्रिएट करता है आर्टिफिशियल पर्सन को, बोले बेटे। हाँ जी। तो इसका मतलब आर्टिफिशियल पर्सन होने के नाते भाई इसकी एक आइडेंटिटी भी तो होगी। कंपनी की आइडेंटिटी होगी नहीं होगी? हाँ जी सर। तो उस आइडेंटिटी को कैसे मेजर किया जाएगा? कैसे पता लगेगा कि कौन सी कंपनी सेपरेट है? क्योंकि भैया आगे यहाँ पे तो बहुत सारी कंपनीज हैं, दुनिया भर की कंपनीज हैं। बोलो जी, हजारों कंपनीज हैं। तो उन हजारों कंपनीज में हम अपनी कंपनी को कैसे पहचानेंगे? हर कंपनी को सेपरेट कैसे करेंगे बेटा? एक पर्टिकुलर नाम से। लॉजिकली सोच रहा हूँ, देखा जाए तो ह्यूमन बींग्स ऑल आर सेम। एक नाक है हमारे पास, सब कुछ एक ही है। हाँ बोलो भाई, सेम जैसा स्ट्रक्चर है। हम एक दूसरे को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बेटा? नाम एक सेपरेट आइडेंटिटी क्रिएट कर देता है ना। बोलो बेटे। तो वैसे ही यहाँ पर बेटा कंपनी का भी क्या होना चाहिए बेटा? नाम मैंडेटरी है। कंपनी का नाम भी क्या है बेटा? मैंडेटरी है। तो देखिए क्या कह रहा है, कंपनी बीइंग एन लीगल एंटिटी, मतलब कोई आर्टिफिशियल पर्सन, मस्ट हैव अ नेम ऑफ इट्स ओन स्टैब्लिश टू इट्स सेपरेट आइडेंटिटी। जो नाम उसकी क्या क्रिएट करता है बेटे? एक सेपरेट आइडेंटिटी बताता है। बोलो बेटे। फिर कहते हैं द नेम ऑफ द कंपनी इज अ सिंबल ऑफ इट्स इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस। ऑब्वियस सी बात है ना। यानी कि नाम अपने आप में कंपनी का बेटा क्या है? एक सेपरेट इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस का सबूत है। बोलो बेटे। हाँ जी। तो कहते हैं द फर्स्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये क्या है बेटा? फर्स्ट क्लॉज है। क्या है बेटा? फर्स्ट क्लॉज है किसका? ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। यानी कि एमओए का पहला क्लॉज क्या है बेटा? नेम क्लॉज। बोलो बे। हाँ जी। ऑफ द कंपनी स्टेट करता है नेम बाय विच द कंपनी इज नोन, मतलब मेमोरेंडम का पहले क्लॉज में क्या लिखा रहेगा? कंपनी का नाम लिखा रहेगा, जो कंपनी को एक सेपरेट आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है। कहते हैं द कंपनी में अडॉप्ट एनी सुटेबल नेम प्रोवाइडेड इट इज नॉट अनडिजायरेबल। सुनिएगा ध्यान से, आपने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है कि भाई आप कोई सा भी नाम अडॉप्ट कर सकते हो कंपनी बनाने के लिए, बस वो क्या नहीं होना चाहिए साहब? अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। सर व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ अनडिजायरेबल? क्या होता है अनडिजायरेबल का मतलब? तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 तो मैं पढ़ा था आपको प्रीवियस क्लास में, इसमें कंटेंट बताया था ना मैंने आपको बहुत सारे। हाँ जी। तो सबसेक्शन 2 कहता है नेम स्टेट इन मेमोरेंडम शैल नॉट, मतलब जो नाम मेमोरेंडम में है वो क्या नहीं होना चाहिए? आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, रिजेंबल नहीं होना चाहिए नियरली टू द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी, जो रजिस्टर्ड हुई है कंपनी एक्ट में या कोई प्रीवियस लॉ। सिंपल सी बात है सर। कंपनी का जो नाम आप लिख रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, वो नाम एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से मैच या रिजेंबल नहीं होना चाहिए। नहीं समझ में आया? हाँ जी। और be such that it is used by the company will constitute an offense under the law for a time being force, या फिर is undesirable in the opinion of central government। यानी कि जो नाम कंपनी यूज कर रही है, वो वो जो नाम है बेटा वो कॉन्स्टिट्यूट करता है क्या बेटा? कोई ऑफेंस। क्या कर रहा है बेटा? कोई ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। या फिर वो नाम क्या है बेटा? अनडिजायरेबल। किसकी नजर में? सेंट्रल गवर्नमेंट की नजर में। सुनो बेटा ध्यान से। तो यहाँ पर नेम क्लॉज को लेके दो बेसिक बातें। नेम क्लॉज को लेके बेटा क्या? दो बेसिक बात है, प्लीज ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं नेम क्लॉज की बात करूं, तो नेम क्लॉज को लेके दो बेसिक्स बातें हैं। वैसे तो आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हो काफी डिटेल में। पहला, आपका नाम क्या नहीं होना चाहिए बेटा? यानी कि शेल नॉट आइडेंटिकल। और क्या नहीं होना चाहिए बेटा? रिजेंबल का मतलब क्या होता है? मिलता जुलता। रिजेंबल नहीं होना चाहिए किससे बेटा? ये जो मार्केट में ऑलरेडी बनी हुई हैं कंपनीज,
एग्जिस्टिंग कंपनी जो सिर्फ कंपनी जो 2013 में रजिस्टर्ड हुई हो। हाँ जी, तो प्रीवियस लॉ में भी अगर रजिस्टर्ड हुई है तो वो भी। कंपनीज एक्ट प्रीवियस एक्ट कौन सा था, 1956 वाला। हाँ, तो अगर उससे पहले भी कंपनीज एक्ट थे बेटा, हाँ जी। तो किसी भी प्रीवियस कंपनीज एक्ट में और करंट कंपनीज एक्ट में जो कंपनी रजिस्टर्ड है, उससे आपका नाम ना तो क्या होना चाहिए आइडेंटिकल, और ना ही क्या होना चाहिए रीजनेबल। आइडेंटिकल का मतलब बिल्कुल सेम, 100% सेम। क्या होता है इसका मतलब बेटा, 100% सेम है। बोलो बेटे। और ये क्या सेम है या मिलता जुलता है, सिमिलर बोल सकते हैं इसको। हाँ जी, मिलता जुलता, सेम तो नहीं है 100%, बट मिलता जुलता है। जैसे रिलायंस की जगह आपने फिलाइंस का यूज कर लिया, तो फिलाइंस एक तरीके से क्या रिलायंस को ही प्रोनाउंस कर रही है एक तरीके से। हाँ, तो ऐसा कोई रिजम्बलेंस इसमें नहीं होनी चाहिए। बोलो बेटे। नहीं सुनना। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है बेटा, ये ऐसा कोई नाम जो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा हो क्या, ऐसा कोई नाम जो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा हो क्या बेटा, कोई ऑफेंस को। किसको बेटा, कोई ऑफेंस को। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है ये नाम क्या है, अनडिजायरेबल है। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या लग रहा है बेटा, ये नाम अनडिजायरेबल है। तो इस तरह के किसी भी नाम को आप क्या नहीं कर सकते बेटा। अब पॉइंट आता है, सर ये क्या है, मतलब ऑफेंस कैसे कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। अब जैसे मैंने कंपनी बनाई, एक नाम सुना आपने डी कंपनी का, दाऊद कंपनी, नहीं सुना। इट्स अ वेरी फेमस सिचुएशन। मुंबई में एक मूवी तो बनी इसके ऊपर। क्या होता था कि एक कंपनी थी डी कंपनी, जिसका नाम क्या था, दाऊद कंपनी। क्या था बेटा, दाऊद कंपनी। तो ये कंपनी क्या करती थी, लोगों से एक्सटॉर्शन मनी मांगो। मुंबई में क्या मांगती थी बेटा ये, एक्सटॉर्शन मनी, मतलब फिरौती। ठीक है, आपको किडनैप कर लिया या आपको धमकी दे दी कि पैसे नहीं जमा कराओगे तो उड़ा दिया जाओगे, हफ्ता प्रोटेक्शन मनी इसको बोलते थे। हाँ जी। तो ये जो डी कंपनी है, एक तरीके से ऑफेंसिव नेम बन गया बेटा ये बाद में। हाँ, दाऊद इब्राहिम के नाम पे आप कोई कंपनी क्रिएट कर रहे हो, बना सकते हो क्या, नो सर। ठीक है, तो ऐसी कोई भी नाम जो क्या क्रिएट कर रहा है, ऑफेंस। आपने कहा हम कंपनी बना रहे हैं अल मुजाहिद प्राइवेट लिमिटेड, क्या एक टेररिस्ट ग्रुप है। हाँ जी। तो इसके नाम पे आप कंपनी बना सकते हो क्या, नो। अगेन दिस क्रिएटिंग अ ऑफेंसिव नेम। बोलो भाई। या किसी को अब्यूज, या किसी के रिलीजियस को अब्यूज कर रहे हो आप, तो मतलब सिंपल सी बात है, एक ऐसा नाम जो ऑफेंस क्रिएट कर रहा है, क्या क्रिएट कर रहा है, ऑफेंस, उस नाम पे आप क्या नहीं बना सकते हो, कंपनी नहीं बना सकते हो। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है भैया दिस नेम इज अनडिजायरेबल। अब मेरा नाम गांधी था, मैंने बोला कि महात्मा गांधी प्राइवेट लिमिटेड बना, मैं अपने नाम पे कंपनी बना रहा हूँ, और अपने नाम क्या क्या लगा रहा हूँ, एम के गांधी। क्या लगा रहा हूँ, एम, एम स्टैंड फॉर महात्मा फॉर एग्जाम्पल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि नहीं भाई दिस नेम इज अनडिजायरेबल। क्या वैसे भी मैं फ्रीडम फाइटर के नाम पे लगा सकते हो क्या कोई कंपनी, नहीं, वैसे आपने ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो। या फिर आप कोई भी ऐसा नाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है भैया ना दिस इज नॉट जस्टिफाइबल, तो इस नाम को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। एनी नेम जो सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को कब लगेगा बेटा, जब वो लॉ के अगेंस्ट लग रहा हो, या कोई ऐसा नाम जो पब्लिक में क्या क्रिएट कर दे बेटा, कंफ्यूजन क्रिएट कर दे। तो इस तरह के नाम को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल देगी, अनडिजायरेबल। दिस इज सेक्शन 4, सब सेक्शन 2। समझ आया, लिख लो बेटा इसको। डन। कल से गर्मी अचानक से ज्यादा नहीं हो गई, हो गया। थोड़ा जल्दी करो ना, लायक हो। इतना समय लगेगा, कैसे काम चलेगा।
एक मिनट रुकना बस। ठीक है। डन। देखिए जी, तो ये बेसिक सिचुएशंस आई होप सो कि आपको समझ में आ गया हो सबसेक्शन 2 वाला। अब देखिए सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 क्या कहता है। सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा। हाँ जी। देखो क्या कह रहा है, सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट विदाउट प्रीजुडाइस टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2। क्या मतलब बेटा इसका? मतलब बिना इस सबसेक्शन 2 के प्रोविजन को हार्म किए, यानी कि यू हैव टू फॉलो सबसेक्शन 2। कह रहा है अ कंपनी शेल नॉट बी रजिस्टर्ड विद द नेम विच कंटेन, कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसा एक्सप्रेशन जो लग रहा है जिसको देख के टू गिव इम्प्रेशन दैट द कंपनी जो है इज इन एनी वे कनेक्टेड विद और हैविंग अ पेट्रोनाइज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कॉरपोरेशन, बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट अंडर द लॉ फॉर टाइम बीइंग फोर्स। यानी कि सर इसका मतलब क्या है? या फिर यहाँ पे देखेगा कोई भी वर्ड, कोई भी एक्सप्रेशन या जो कहाँ प्रेस्क्राइब करेगा बेटा? क्या रूल 8 पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हम? हाँ जी। अनलेस द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन ऑब्टेन। अब सुनो जरा ध्यान से। अच्छा, रूल 8 हमारा रिजेम्बलेंस को लेके था। हाँ जी। अभी क्या सिचुएशन कह रहा है सबसेक्शन 3, समझिए इसको। अंडर सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है? तो ये सेक्शन कह रहा है, ध्यान सुना बेटा। जैसे मान लो आप कोई वर्ड यूज कर रहे हो या कोई एक्सप्रेशन यूज कर रहे हो। हाँ जी, बोलो बे। किस में बेटा? इन द नेम ऑफ कंपनी। इन द नेम ऑफ कंपनी। जिस वर्ड से, जिस वर्ड से या एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है आपकी जो कंपनी है ना वो बिलोंग कर रही है टू गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई लोकल बॉडी, लोकल अथॉरिटी, जैसे कि एमसीडी वगैरह हो गया बेटा आपका। हाँ जी। या फिर कोई भी कंपनी या बॉडी जो किसकी है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की या लोकल अथॉरिटी को। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि सर सुनना ध्यान से, यानी कि आप कोई ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं बेटा, जो वर्ड क्या है बेटा, जो उसको देख के ऐसा लग रहा है कि हमें लग रहा है कि कंपनी किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। या हमें लग रहा है कंपनी किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की। या हमें लग रहा है कंपनी किसकी है? लोकल अथॉरिटी की। या हमें लग रहा है ये कंपनी किसकी है बेटा? कंपनी या बॉडी जो किसने बनाई हो बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ने। तो इनकी सिंपल सी बात है, आपकी कंपनी ऐसा लग रही है सरकारी कंपनी, तो इसका मतलब सरकारी कंपनी पे लोग ज्यादा भरोसा करते हैं, तो आपसे डीलिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ऐसे कोई वर्ड एक्सप्रेशन को भी अगर आप यूज कर रहे हो
तो उस पे भी आपको रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी, आप यूज नहीं कर सकते। जैसे गवर्नमेंट वर्ड यूज कर लिया आपने, भारत वर्ड यूज कर लिया आपने, इंडिया वर्ड यूज कर लिया आपने, ठीक है, या एम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्ड यूज कर लिया आपने, मतलब ऐसे कोई भी वर्ड आप यूज कर रहे हो, जिन वर्ड से जिन एक्सप्रेशन से हमें लग रहा है यार सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मार्क यूज कर लिया आपने, या जैसे हैवी इलेक्ट्रिकल भारत हैवी उसका मार्क है ना, वैसे कुछ मार्क आपने यूज कर लिया है, ठीक है, तो जिससे हमें लग रहा है कि यार ये जो कंपनी है ना, ये भारत सरकार के संरक्षण में चल रही है। किस में चल रही है? भारत सरकार के संरक्षण में चल रही है, या भारत सरकार की ही कंपनी है। तो क्या वो एक तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट करेगा पब्लिक को? हाँ, और जब कंफ्यूजन क्रिएट करेगा तो वहां पर बेटा आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर है? या फिर आपका नाम बेटा फंस रहा है कहाँ पे? रूल 8 में। रूल 8 हमारा रिजेम्बलेंस को लेके था। बोलो बे। हाँ, तो यहाँ पर तभी नाम मिलेगा आपको जब अप्रूवल किसका मिल जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसका अप्रूवल मिल जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका मतलब सर रूल 8 में भी आपको नाम तभी मिलेगा जब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया हो। अब पढ़ो दोबारा से इसको। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है ऑफ द प्रोवाइड विदाउट प्रेजुडिस और दिस, कह रहा है कंपनी शेल नॉट रजिस्टर्ड with a name which contain any word expression which likely to give impression, जो एक दिखा रहा है कि जो कंपनी है ना, ये किसी भी तरीके से या हैविंग अ पेट्रोनाइज संरक्षण किसका मिल रहा है इसको? सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, लोकल अथॉरिटी का, या फिर कोई कॉर्पोरेशन या बॉडी कॉर्पोरेट, इसको कॉन्स्टिट्यूट किसने किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या अंडर एनी बिंग लॉ एक्सेट्रा। समझ गए? बोलो। और फिर क्या था भैया, अगर आपने रूल 8 में कोई भी वर्ड कोई भी एक्सप्रेशन जो कहाँ फंस रहा है बेटा, रूल 8 में, उस पर तभी आपको नाम मिलेगा जब अप्रूवल किसका मिल जाए बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। समझ आया? हेलो। कॉपी करो उसको। हम्म। तो अप्रूवल ले लिया होगा ना? अप्रूवल। और वो सरकार के पेट्रोनाइज में होगा, संरक्षण में होगा पक्का। डन।
समझ आया तुम्हारे कुछ? ओके, तो ये हो गया बेटा हमारे पास रूल थ्री, सॉरी, सबसेक्शन थ्री। अच्छा, ये क्या पढ़ा चुका हूँ? एक बार रीड करो उसको। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, रीड करो। पढ़ चुके हैं। स्पाइस प्लस में अप्लाई करोगे, अगर नाम चेंज करना हो तो रन में अप्लाई करोगे। रिजर्व यूनिक, अबे बता चुका हूँ लल्लू को, इनकॉर्पोरेशन कराते हुए बताया था ना। तो दिस इज ऑलरेडी डन, ये हो चुका है बेटा हमारा। क्या ये भी हो चुका है? एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद आरओसी क्या करेगा? आपके नाम को अप्रूव कर देगा। और ये कब तक रहेगा अप्रूव, वैलिड? 20 डेज के लिए। हाँ जी, याद है कुछ? हाँ जी, बोलो यार। अगर एप्लीकेशन चेंज ऑफ नेम है बेटा तो कितना दिन का टाइम था? 60 डेज का टाइम था। क्या सब कुछ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हम? अच्छा, ये सब सेक्शन टू ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अगेन। दिस इज ऑलरेडी डन। आइडेंटिकल रिजेम्बल्स होगा तो फिर दिक्कत है, फिर आपको नाम का अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो ये सब चीजें हम ऑलरेडी प्रीवियस सेक्शंस में पढ़ चुके हैं, जब हमने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा? कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। अब इसके कुछ केस लॉस की बारी आती है। किसकी बारी आती है बेटा? कुछ केस लॉस की, तो जरा ध्यान से सुनेंगे। जैसे देखो, पहला केस लॉ क्या है? एक सेकेंड। आदित्य ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। बाद में बताऊँ। जिस दिन तुम लोग वहां गए थे ना, ओरिएंटेशन, ही जॉइन ICSI, फ्री क्लासेस दे रहे हैं ना ICSI वाले। 12,000 में पूरी क्लासेस। ऐसा कोई हलवा है क्या बीच में तुम क्लासेस ऐसे जोड़ दोगे? 50% पेनल्टी लगेगी प्रॉपर तरीके से। मजाक समझ रहे हो? क्या लिखा हुआ है? केस लॉ। क्या लिखा है बेटा? केस लॉ क्या है? पढ़ो। मेडोरिट्स चर्च वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। दिस इज द केस ऑफ 1985 का केस है बेटा ये। कहता है, देखो ध्यान सुनना, द रजिस्ट्रार मस्ट मेक क्या? प्रीलिमिनरी इंक्वायरी टू एंश्योर दैट नेम allowed by him is not misleading or intend to deceive with the reference of any object clause of the memorandum of association. कहते हैं, the registrar is not, however, required to carry the elaborate investigation at the time of registration of the company unless the purpose of company appear unlawful and transparently illegal or prohibited by the any statute. It cannot be regard to the unlawful association. तो सर सुनना ध्यान से, क्या सिचुएशन है इस केस लॉ की। देखो, जब आप कंपनी में नेम एप्लीकेशन अप्लाई करते हो, जैसे मान लो एक पर्सन है, देयर इज एप्लीकेंट। कौन है बेटा? एप्लीकेंट है। इन्होंने अप्लाई किया। क्या किया बेटा? अप्लाई किया नेम के लिए, यानी कि नेम अप्रूवल के लिए। क्योंकि आपने देखा था कि सबसे पहले हम क्या अप्लाई करते हैं बेटा? नेम अप्रूवल। तो आपने ये डॉक्यूमेंट किसको दिए? ROC को। प्लस नेम अप्रूवल के बाद आप क्या करोगे? रजिस्ट्रेशन, जिसको हम इनकॉर्पोरेशन भी बोलते हैं बेटा। हाँ जी, अब सुनो, क्या यहाँ पे ROC बेसिकली आपकी कंपनी को एक तरीके से रजिस्ट्रेशन कर रहा है? हाँ जी। तो इसको हम जनरली नाम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं बेटा? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है ना, ये डिटेल में चेकिंग नहीं करता है। ये क्या करता है बेटा? ओनली प्रीलिमिनरी चेक। क्या करता है बेटा? प्रीलिमिनरी चेक करता है ओनली, यानी कि डिटेल में एलोबरेट इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर नहीं होती। नॉट इन डिटेल इन्वेस्टिगेशन। डिटेल इन्वेस्टिगेशन जब तक ROC को ना लग रहा हो कि भाई नाम अनलॉफुल है या इलीगल है या whatever, जो ऑब्जेक्टिव है जो इलीगल वगैरह है, तो उस सिचुएशन में तो देखेगा। बट जनरली अगर ROC को दिख रहा है ऑब्जेक्ट के हिसाब से नाम है, और ऑब्जेक्ट भी लॉफुल है, सब कुछ ठीक है, नाम भी किसी से मिसलीड नहीं कर रहा है, मैचिंग नहीं कर रहा है, तो वो नाम क्या कर देगा? अप्रूव कर देगा। ठीक है, तो सुनना ध्यान से।
तो इस दौरान आरओसी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन नहीं करा। सर इसका मतलब क्या है? कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा तो हम क्या करें? नाम तो मिल गया हमें, हम तो कंपनी बना सकते हैं। मान लो आपकी एलोब्रेशन डिटेल में नहीं हुई थी, बट बाद में पता लगा कि आपका नाम किसी ट्रेडमार्क से मैच कर रहा है। किससे मैच कर रहा है? किसी ट्रेडमार्क से मैच कर रहा है। ये बाद में पता लगा आफ्टर बीइंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है। या फिर आपका कोई ऑब्जेक्टिव था जो कि आपने अनलॉफुल तरीके से कर रहे हो, विच इज नॉट लॉफुल। ठीक है, जो क्या नहीं बेटा, अनलॉफुल है। क्या भाई? अनलॉफुल है। तो ट्रेड मार्क आपका मैच कर रहा है या फिर अनलॉफुल लग रहा है, या कुछ भी वट एवर द सिचुएशन, तो यहाँ पे दोबारा से आरओसी क्या करवा सकता है बेटा आपके ऊपर? इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं? इन्वेस्टिगेशन। और इस इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे आपका नाम डिस अप्रूव भी हो सकता है और आपकी कंपनी की वाइंडिंग अप भी हो सकती है। समझे? क्योंकि आप ये मान के कभी मत चलिए आरओसी ने डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कर दिया, देयर इज नो फर्दर इंक्वायरी, राइट। वो सिर्फ क्या थी बेटा? प्रिलिमिनरी चेक था। ये बेटा इस पर्टिकुलर केस में डिसाइड हुआ था यूनिवर्सिटी में। ठीक है। बट कुछ केसेस हैं जहां पर एलोबरेट में चेकिंग करनी पड़ती है। वो कौन सा केस है बेटा? लग रहा है कि भैया आपका बिजनेस अनलॉफुल है या फिर इलीगल है या फिर क्या है बेटा, प्रोहिबिटेड बाय किसी लॉ ने करा है, एंड इट कैन नॉट बी अनलॉफुल एसोसिएशन। यानी कि सुनो, अगर स्टार्टिंग में प्रीलिमिनरी चेक हुआ है, डिटेल में इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, तो आपका नाम तो अप्रूव हो गया, तो फिर उसको हम जनरली अनलॉफुल एसोसिएशन नहीं मानेंगे। बट बाद में अगर डिटेल में एलिब्रेशन होती है, चेकिंग होती है, तो क्या आपकी कंपनी को अनलॉफुल एसोसिएशन मान लिया जाएगा? हाँ जी। फिर क्या उसका नाम भी हम कैंसिल कर सकते हैं? बोलो। तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन ऑफ दिस केस लॉ। मार्क कर लीजिए बेटा इसको प्लीज। ये कॉपी करोगे? कर लो। खुद ही मैसेज किया था उसने। ऐसे कैसे नहीं? आप ना आए, फीस तो मैं देनी पड़ेगी। ये को मजा आ गया? बीच बीच में तुम लोग मतलब इस तरह से बिहेव करोगे? केस लो है लो। तुमको पता था ये बात? किसी को भी नहीं? पर यार ये तो गलत नहीं है। नवंबर से क्लास चल रही है, नवंबर दिसंबर जनवरी, और तो फरवरी में कह रहा सर मैंने आईसीआईसीआई की, फिर ड्यू टू फाइनेंशियल इशू मैंने आईसीआईसीआई क्लास ले ली है। ये कोई तरीका है? और तू ना फोन का जवाब दे रहा है। भाई 50% फीस लगेगी, पूरी 11,000 रुपये पे करना पड़ेगा यहाँ पे। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। तू 12,000 वहां दे रहा है, कह रहा है खर्च कर रहा है वहां पे जाके, बेवकूफ इंसान। और फिर कह रहा है फाइनेंशियल इश्यूज है। देखो नवंबर में नहीं टैक्सी क्लास हमने ले ली, जेएचएल की हमने क्लास ले ली, पागल है हम लोग? कैसे कैसे स्टूडेंट है यार, मेरे तो समझ में नहीं आता। कितनी सस्ती है भाई वहां पे क्लास? पूरी, सब कुछ? इतनी वाहियात क्लास होती है ना, मैं आपको बता तो नहीं सकता। बहुत वाहियात। मेरे दोस्त ने ली हुई है ऐसी क्लास। हाँ सेम है ये। नीचे वाले में कह रहा है अनलॉफुल नहीं माना जाएगा जब तक डिटेल में एलिब्रेशन नहीं होगी, बट डिटेल में एलिब्रेशन हो तो अनलॉफुल हो जाएगा। टीवी कृष्णा वर्सेस आंध्र प्रभा। तो बहुत सस्ती है। आठ हजार ऑनलाइन? अच्छा ऑनलाइन ले रहा होगा ये। अरे वो ठीक है, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, बट आप बीच में कैसे जा सकते हो यार? जाओ पेनल्टी पे करके जाओ, कोई प्रॉब्लम थोड़ी मेरे। एक एक तो लोगों की मजबूरी का बेनिफिट दो उनको। उससे मैंने फीस अभी तक उसने पता कितनी पे करी है? 3,000 रुपये। बाकी सब ने यहाँ पे 8-8 हजार रुपये जमा कर चुके हैं। मैं कहा, चल कोई बात नहीं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है इसका। मैं कहा तो आराम से 2-2 3-3 हजार रुपये करके दे दी। एक तो साला सबका भला करो, ऊपर से साला ऐसे ड्रामे करते हैं।
कैसे करता ना, और जो जिसको ना सही में जरूरत होती है ना, फिर उसको नहीं मिल पाता है। अब नहीं मिलेगा आगे से। हाँ। चलो डन है हाँ? तो ये पहला केस लो डिसाइड पढ़ लिया हमने। अब दूसरा केस लो देखेंगे। अच्छा, उस दिन ये सब बताया था उन्होंने। हाँ, सब कुछ बताया था। इन सब बातों में ध्यान नहीं दे रहा, तभी तभी तुम्हारी बहस हो गई थी क्लासेस के कारण भी बाद में। हाँ बोलो बोलो। आपका जो किससे ले रहे हो क्लासेस, तो इस क्लासेस में तुमने मैं जो बता रही थी फ्रीलांसिंग फीस है, वो कह रहे थे कि आप भी सीए के साथ कर रहे होगे या टीचर जो सीएस नहीं होगी, तो हमने कहा हमारे एससीएस और हमारा जो बैच है सीएस का ही है। वो देख रहे हो। मैं तो सर फोकस ही नहीं कर रहा हूँ आज, बस स्टैंड अप कॉमेडी सही चल रही थी सर की, और खा के बस आ गए। और वो सर्टिफिकेट से क्या आ गया मतलब, पूरे तो डाइवर्ट ही कर रहे थे माइंड एकदम, बोले तुम आओ हमारे पास, फिर मैडम तो इसी तरह से बोल रही थी, लग ही रहा था कि हाँ हम सबको ब्रेन वॉश कर दिया, हाँ भाई यही पढ़ो क्या। हाँ, तो कहा था कि आप और टाइम लेके जाओ। देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या। क्या लिखा हुआ है। द ऑब्जेक्ट इज टू प्रिवेंट द यूज ऑफ नेम likely to mislead the public. For example, देखो, a company is not allowed to use a name which is prohibited under the Ambulance and Name Prevention and Improper Use Act 1950 पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी है, और suggestive of any the connection of the central government and state government patronage etc. तो ये सब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बेटा पहले। समझ नहीं आया क्या। हाँ, बताया तो क्या, समझ नहीं हो रहा। भाई जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाम है, जैसे मान लो तुमने अपने कंपनी का नाम बनाया ए अन्नू गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। आपने अपनी कंपनी क्या बनाई बेटा, अन्नू गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ऑब्जेक्ट मतलब इस नाम से आपका बिजनेस का नाम क्या पता लग रहा है, गारमेंट्स का है। और आप यहाँ पर मान लो काम कर रहे हो एजुकेशन प्रोवाइड का, राइट। इज दिस सम काइंड ऑफ जोक है। आप पब्लिक को पूरी तरह से क्या कर रहे हो, मिसलीड कर रहे हो। हाँ जी, तो ये अलाउड नहीं है। दूसरा, आपका नाम बेटा कहाँ पे ना फंस रहा हो, एम्बुलेंस नेम प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 में, ये तो मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में। हाँ जी, तो वहां पर भी अगर आपका नाम फंस रहा होगा तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, अनडिजायरेबल। क्या बोलेंगे, अनडिजायरेबल। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्जेक्ट से भले देखो, जरूरी नहीं है आपका नाम आपके ऑब्जेक्ट में ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्टिव कुछ और है नाम कुछ और है। ठीक है, अगर नाम में ऑब्जेक्टिव नहीं डाल रहे हो, मत डालो, कोई ऐसा कंपल्सन नहीं है। आपका नाम है फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा नाम फॉर एग्जाम्पल नॉलेज वेंचर इंस्टीट्यूट, नॉलेज वेंचर भी अगर मैं नॉलेज वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, भाई नॉलेज वेंचर से क्या पता लग रहा है एजुकेशन बिजनेस में है कि नहीं। बोलो यार, बट नॉलेज वेंचर इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड का मतलब क्या, इससे पता लग रहा है। बोलो भाई। हाँ, सो दैट मीन्स सर सिचुएशन इज दैट आपका नाम आपके ऑब्जेक्ट से मैच करे ना करे उसको फर्क नहीं पड़ता, बट डिसमैच नहीं होना चाहिए साहब। आपने लिखा नॉलेज वेंचर शिप लिमिटेड, शिपिंग कंपनी लिमिटेड या शिपिंग समथिंग लाइक, तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या दिख रहा है, शिपिंग कंपनी है। और पढ़ा क्या रहे हो तुम यहाँ पर, क्लासेस दे रहे हो कंपनी सेक्रेटरीज को, तो अल्टीमेटली द सिचुएशन इज कंप्लीट चेंज ना। बोलो भाई। हाँ जी सर, समझ में आया। अब एक ही बड़ा ही फेमस केस लो है,
ये क्या है बेटा, बड़ा ही फेमस कोर्स है और एग्जाम में आने के इसके चांसेस भी हैं। इसको लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या लिखा हुआ है, विंग वर्सेस बटरकप मार्गलाइन कंपनी लिमिटेड। अब ये केस क्या था सुनिएगा। कहते हैं सर यहाँ पर एक प्लेंटिफ है हु कैरी द बिजनेस अंडर द नेम ऑफ बटरकप डेयरी कंपनी। यानी कि एक पर्सन था जो बिजनेस कर रहा था किसके तहत बेटा, बटरकप डेयरी कंपनी के नाम से। कौन सा नाम था बेटा, बटरकप डेयरी कंपनी नाम से। ऑब्टेन इंजेक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट, जिसकी कंपनी का नाम क्या था बेटा, बटरकप मार्गलाइन कंपनी प्राइवेट कंपनी लिमिटेड, सॉरी। ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक माइट थिंक दैट द टू बिजनेस वर कनेक्टेड वर्ड विद द बटरकप बीइंग अ फैंसी वन। समझे? यानी कि देखो इसमें क्या सिचुएशन है, दो कंपनी है। पहला क्या है बेटा, बटर कप, क्या नाम है, बताओ, बटर कप बे, नालायक। बटर कप डेयरी लिमिटेड, एक नाम क्या है, बटर कप डेयरी लिमिटेड, और दूसरा क्या चल रहा है बिजनेस, बटर कप मार्गलिन था। हाँ जी, मार्गराइन है, लाइन है, मार्गराइन है ना, हाँ। कंपनी लिमिटेड। सुनिए प्लीज, अब एक बात बताओ, ये जो वर्ड है क्या लिखा हुआ है इसमें, ये क्या लिखा हुआ है, हालांकि पीछे आगे का नाम इनका अलग है, बट जो वर्ड है, जो ये वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑलमोस्ट सेम। सर, इस कंपनी का पर्सन जो था, इस कंपनी का जो पर्सन था, इसने केस फाइल किया। क्या किया बेटा, केस फाइल अगेंस्ट दिस पर्सन जो भी इस कंपनी में था। तो इसका मतलब ये कौन हो गया, प्लेंटिफ। जो केस करता है उसको क्या बोलते हैं, जिसके अगेंस्ट केस होता है उसको क्या बोलते हैं, जो डिफेंड करेगा उसको डिफेंडेंट। बोले बेटे, हाँ। और यहाँ पर बेसिक ऑब्जेक्ट ये था कि भैया जो आप नाम यूज कर रहे हो, ये बटर कप, ये हमारे से क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। ये हमारे से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। कि हो सकता है पब्लिक को इससे लगे कि यार ये कंपनी दोनों एक ही है, जबकि ऐसा है नहीं। हाँ जी, तो इस वर्ड को आप क्या करें, रिमूव करिए। तो इसमें बेसिकली कैसे हुआ था, समझ आया तुम्हारे? तो इसका मतलब कोई भी वर्ड आपका क्या होना चाहिए बेटा, मैचेबल नहीं होना चाहिए किसी भी दूसरे ये तो अपने पहले भी नेम क्लॉज में वगैरह पढ़ा हुआ है। ठीक है। और एक और केस था जो इंपॉर्टेंट था, बाकी तो पढ़ लेना, खुद ही रीड कर लेना, बहुत सारे ये रहा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट केस, बाकी रीड कर लेना आप लोग, ठीक है इसको। क्योंकि देखो आईसीएसआई की बुक के केस लॉज हैं, तो इनको रीड जरूर कर लेना क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं। अब इधर देखिए, एक और केस हुआ बड़ा फेमस, दैट इज एटलस साइकिल। नाम तो सुने होगा आपने। हाँ जी, ये देखो, इन केस ऑफ क्या लिखा हुआ है, एटलस साइकिल हरियाणा लिमिटेड वर्सेस वर्सेस एटलस प्रोडक्ट लिमिटेड। ये भाई थे दो, क्या थे बेटा, ये भाई थे जो आपस में अलग अलग बिजनेस चला रहे थे। सुनो, ये जो मेन वर्ड है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एटलस। कहते हैं यूज द ब्रांड नेम एज अ कॉर्पोरेट नेम वॉज सेटल्ड, बोथ प्लेंटिव एंड डिफेंडेड कंपनीज बिलोंग टू द सेम फैमिली। दोनों ही कंपनी किसको थी बेटा, सेम फैमिली की थी। बट जो एपेलेंट प्लेंटिव था वाज अ प्रोप्राइटर ऑफ द ट्रेडमार्क ऑफ द नेम ऑफ द एटलस। यानी कि जो प्लेंटिव था जिसने केस किया था, उसने अपने नाम पे क्या ले लिया था बेटा, इसका ट्रेडमार्क ले लिया था। क्या ले लिया, ट्रेडमार्क। कहते हैं जो रिस्पॉन्डेंट यानी कि जो डिफेंडेंट था ऑफ द कंपनी कंटेनिंग द एटलस, इट्स इन इट्स कॉर्पोरेट नेम स्टार्टिंग डीलिंग विद द बाइसिकल्स। ठीक है। कहते हैं द प्लेंटिफ ने ऑब्जेक्ट किया कि भैया एटलस नाम जो है वो आप अपने कॉर्पोरेट्स में यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस पर मेरा क्या है बेटा, ट्रेडमार्क है। समझे? तो इसका मतलब जिस व्यक्ति ने ट्रेडमार्क ले लिया, अब ट्रेडमार्क से मैच कर रहा है नाम। हाँ जी, तो क्या ट्रेडमार्क से भी मैच कर सकता है क्या नाम? नहीं सर, अगर ट्रेडमार्क से भी मैच करेगा तो भी हम आपका नाम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो कहते हैं वेर अ कंपनी, समझ आया, एक हो गया खत्म ही, एटलस साइकिल वाला। तो इसका मतलब सर अगर ट्रेडमार्क लिया, इस केस से हमें क्या पता लग रहा है कि ट्रेडमार्क, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम दो भाई हैं, ठीक है, हमारे पिताजी ने कोई एक कंपनी बना, मतलब एक बिजनेस किया था, और उस बिजनेस में क्या हुआ, जनरली एक नाम बड़ा फेमस हो गया, और बड़े भाई ने क्या करा, उस नाम पे अपने नाम पे ट्रेडमार्क ले लिया। बड़े भाई ने क्या किया, अपने नाम पे ट्रेडमार्क ले लिया। अब दोनों भाई अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए बेटा। भले ही प्रॉपर्टी किसकी थी बेटा, पापा की। पापा की प्रॉपर्टी में दोनों का राइट होगा, बट यहाँ पर किसने ट्रेडमार्क ले लिया, बड़े भाई ने। तो जिसने ट्रेडमार्क लिया क्या उसका नाम पे हो जाएगा। हाँ, अगर आप अपनी कंपनी में उसका नाम यूज करोगे तो क्या ट्रेडमार्क से आपका मैचिंग हो जाएगा, और जैसे ही ट्रेडमार्क से मैच होगा तो फिर आपका नाम
कंपनी नहीं हो सकता, और ये क्या हो जाएगा, अनडिजायरेबल हो जाएगा। समझ में आया? हाँ जी बोलिए, कोई डाउट है? हाँ हाँ। नंबर, केस नंबर, ना ना, आपको सिर्फ एटलस साइकिल हरियाणा लिमिटेड वर्सेस एटलस प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड याद कर लेना बहुत है। अब देखो इधर इस वाले पॉइंट को देख, कहते हैं वेयर अ कंपनी, ये अलग है बेटा, वेयर अ कंपनी इज डायरेक्टेड टू चेंज द नेम, मतलब कंपनी को डायरेक्शन दिया गया नाम चेंज करो, द कोर्ट कैन नॉट डायरेक्टली टेल द रजिस्ट्रार टू इफेक्ट the change of the name of the company. The court can only direct the company to do so. The company cannot simply file a court order regarding the change, but it will have to follow the prescribed procedure. है कि देखो यहाँ पर क्या डिसीजन लिया गया था, कहता भैया वेयर, जहां पर कंपनी को डायरेक्शन मिली है क्या करने की बेटा, नाम चेंज करने की, तो कोर्ट डायरेक्टली किसको नहीं बोल सकता, रजिस्ट्रार को, कि भैया आप चेंज करवाओ नेम किसका, कंपनी का। द कोर्ट सिर्फ डायरेक्ट किसको कर सकता है, कंपनी को। कंपनी कैन नॉट सिंपली फाइल द कोर्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द चेंज, बट इट विल हैव टू फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर। यानी कि यहाँ पर कोर्ट डायरेक्शन सीधे किसको देगा, कंपनी को, ना कि रजिस्ट्रार, ठीक है। और जो दैट इज कंपनी है, वो नेम चेंज करके बताएगी किसको बेटा, रजिस्ट्रार, ठीक है। सो अल्टीमेटली दिस इज द सिचुएशन। बाकी बेटा ये रीड कर लेना प्लीज, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, ये सिंपली रीड के लिए है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। याद जरूर, पढ़ जरूर लेना, क्योंकि केस लॉज है, एग्जाम में इन पे क्वेश्चन बनते हैं, और आईसीएसई की मॉड्यूल से है, तो ऑब्वियसली बात है, इनमें केस लॉज है तो क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। हाँ, तो रीड कर लीजिए जी, ठीक है। अब क्या आता है बेटा हमारे पास, सिचुएशन क्लॉज। क्या आता है, सिचुएशन क्लॉज। सिचुएशन क्लॉज का मतलब क्या, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में था, क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज भी बोलते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या हर कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा? हाँ देखो मैं आपको बताता हूँ, पहले इसका ना कौन सा बता देता हूँ सिचुएशन क्लॉज का, फिर इसको आगे पढ़ेंगे। यार हल्का सा ना ये ओपन कर दो गेट, इसको और क्या बोलते हैं हम, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। बोलो बेटे, हाँ अब सुनो, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सुनो बेटा प्लीज, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब कंपनी बन रही है। अच्छा कंपनी बन चुकी है क्या, बन रही है, तो आप जब फॉर्म फाइल करोगे, क्या करो बेटा, फॉर्म, तो फॉर्म जब फाइल करोगे तो वहां पर एक ऑप्शन होता है रजिस्टर्ड ऑफिस का, किसका बेटा, रजिस्टर्ड ऑफिस का। तो वहां पर आप एक एड्रेस दोगे, क्या दोगे, एड्रेस। अब ये एड्रेस हो सकता है परमानेंट हो सकता है परमानेंट ना हो, ये हो सकता है क्या बेटा, परमानेंट हो, या हो सकता है परमानेंट ना हो, यानी कि यू कैन से टेम्पररी है। हाँ जी बोलो, मान लो अपनी कंपनी ने, अभी कंपनी बनी नहीं है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या जो प्रमोटर है, सॉरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह रहा हूँ, क्योंकि कंपनी बनने से पहले कंपनी में कौन होता है बेटा, प्रमोटर, जो सब्सक्राइबर्स हैं जो कंपनी को बना रहे होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा यार अभी तो हमारे पास हमने रजिस्टर्ड ऑफिस लिया नहीं है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक डायरेक्टर के एड्रेस पे ही हम क्या ले लेते हैं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा, रजिस्ट्रेशन। या अपने कंपनी बनने से पहले ही बेटा कोई ऑफिस परचेज कर लिया, और उस ऑफिस का एड्रेस दे दिया। तो आपने क्या करा, किसी डायरेक्टर का ही क्या दे दिया बेटा, एड्रेस दे दिया, और आपने या तो उसको क्या मान सकते हो, या आपने कहा नहीं भाई अभी टेम्परेरी बेसिस पे दे रहे हैं, बाद में हम क्या करेंगे बेटा, इसको परमानेंट बना लेंगे, चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब सुनिएगा, तो यहाँ पर ना आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है, अगर आपने परमानेंट लिख दिया तो फिर अल्टीमेटली वो आपका क्या हो जाएगा, परमानेंट रजिस्टर्ड ऑफिस हो जाएगा। हाँ जी बेटे, हाँ जी। तो आपको कंपनी बनने के बाद कोई लॉ फॉलो करने की जरूरत, हमें मतलब रजिस्टर ऑफिस को लेके कोई लॉ की कंडीशन मानने, फुलफिल करने, कंडीशन छोड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे। नो फर्दर कंप्लेंट्स, क्या बेटा, नो फर्दर कंप्लेंट, मतलब कंपनी बन जाए फिर आपको कोई फॉर्म वॉर्म फिल करने की कोई जरूरत नहीं। बट आपने कंपनी बनाते वक्त क्या लिखा था,
नॉट टेम्पररी, सॉरी नॉट परमानेंट, यानी कि टेम्पररी है। तो जब टेम्पररी है तो इसका मतलब आपको कंपनी बनने के बाद अपना रजिस्टर्ड ऑफिस का परमानेंट एड्रेस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा बेटा? परमानेंट एड्रेस। ध्यान से सुनना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपने कंपनी जब बन रही थी तो आपने बताया भैया हमारे पास रजिस्टर्ड ऑफिस है। क्या है बेटा हमारे पास? तो रजिस्टर्ड ऑफिस परमानेंट भी हो सकता है और टेम्पररी। परमानेंट है तो फिर आपको कोई फर्दर कंप्लेंट्स करने की जरूरत नहीं है। बट अगर परमानेंट नहीं है तो बेटा कंपनी बनने के बाद आपको आरओसी को ना एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, INC 22। क्या फाइल करना पड़ेगा? INC 22, जिसमें आप आरओसी को इंटीमेशन दोगे। क्या दोगे? इंटीमेशन दोगे अबाउट परमानेंट ऑफिस। किसके बारे में बेटा? परमानेंट ऑफिस की इंफॉर्मेशन दोगे कि भैया ये हमारा परमानेंट ऑफिस होगा, वो जो पुराना एड्रेस हमने दिया था वो हमारा परमानेंट ऑफिस नहीं है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में कौन बताता है बेटा? तो सिचुएशन क्लॉज में जनरली कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, उसका एड्रेस क्या है, वो सारी चीजें बेटा इसमें लिखी हुई होती है। समझे? और ये कब होगा बेटा? कंपनी की इनकॉर्पोरेशन करते वक्त ही आपको नाम देना पड़ेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस वगैरह देना पड़ेगा। समझे? उस टाइम पे आप परमानेंट भी दे सकते हो और टेम्पररी। परमानेंट दोगे तो कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा? INC 22। कब? ये कब फाइल करना है? आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, कंपनी बनने के बाद। समझ में आया? बोलो भाई। अच्छा, सिचुएशन क्लॉज में और क्या क्या होगा? आपका एड्रेस और जिस स्टेट में आप रजिस्टर्ड हैं उस स्टेट का नाम भी उसमें लिखा रहेगा। जैसे दिल्ली, मुंबई, ठीक है, वो पर्टिकुलर नाम लिखा रहेगा। कॉपी करो बेटा इसको फटाफट से। भैया हम्म। तो परमानेंट का मतलब ये थोड़ी है बेटा कि आपका ही हो। परमानेंट का मतलब यू कैन ऑल्सो टेकन रेंट। हाँ, बाद में फिर आप चेंज कर लो। हाँ बिल्कुल हो सकता है। कभी भी चेंज करो, उसके लॉ फॉलो करना पड़ेगा। लॉ फॉलो करना पड़ेगा ना बेटा, उसके अलग प्रोविजन है, पढ़ेंगे ना। अभी जब मैं आपको पार्ट बी कराऊंगा, अभी हमारा क्या चल रहा है? पार्ट ए। पार्ट बी में ऑल्टरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट है। बड़ा बेकार है यार सिस्टम। ऐसा हुआ क्यों लेकिन? ये INC नालायको। स्पाइस प्लस नहीं पड़ा था? जब आपने रजिस्ट्रेशन करा था उस टाइम पे नाम क्या था? और किस किस में चेंज है? हम्म। खाली रोहन। हम्म। तुम सर्टिफिकेट ले आए? तो सर्टिफिकेट तो आपको ऑफलाइन मिला होगा। और कहाँ पे है? हाँ। और कहाँ पे कह रहे हो आप? अच्छा, उसका जो रिजल्ट आया। हाँ तो उसका मेल कर दिया था ICS से। हम्म। अच्छा।
पता लगे इसके साथ भी हो जाएगा इसका। लिखा जी। डन। तो भाई ऐसे क्या लिख रहे हो? देखो जरा, देखिए इधर, कहता नेम, देखो इधर सिचुएशन क्लॉज कह रहा है ना, कह रहा द नेम ऑफ द स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी इज टू बी सिचुएटेड मस्ट बी गिवन इन द मेमोरेंडम। यानी कि सिचुएशन क्लॉज सेकंड, सेकंड क्लॉज है किसका बेटा? एमओए का। किसका बेटा? एमओए का सेकंड क्लॉज है। तो इसमें आप उस राज्य का नाम बताओगे, उस स्टेट का नाम बताओगे जिस स्टेट में आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। क्लियर है? हाँ जी। कहते हैं बट द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ द रजिस्टर ऑफिस इज नॉट स्टेटेड देयर। वहां पर आपको जरूरी नहीं है आप एग्जैक्ट एड्रेस ही डालो, आप स्टेट का नाम डालोगे इट्स ऑल्सो सफिशिएंट, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 12, कहता है ऑफ द एक्ट विद इन 30 days फ्रॉम द कंपनी इनकॉर्पोरेशन एट द टाइम ऑफ देयर आफ्टर द कंपनी मस्ट हैव रजिस्टर ऑफिस विद इन द ऑल कम्युनिकेशन नोटिस बाय सेंड। नोटिस किस में जाएगा बेटा? INC 22 में ले लो। जब आप कंपनी बना रहे हो तो वहां पर आपने जो एड्रेस दिया वो टेम्पररी दे सकते हो और सिर्फ स्टेट का नाम भी दे सकते हो, बट बाद में तो आपको रजिस्टर ऑफिस कैरी करना पड़ेगा ना, तो उसकी लिए नोटिस देना पड़ेगा, आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा आरओसी को, तो कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा? ओके। बट अगर आप स्पाइस प्लस से फाइल कर रहे हो और आपने परमानेंट एड्रेस दे दिया है, क्या फिर INC 22 फाइल करने की जरूरत है? देखो ये कह रहा है ई फॉर्म INC नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल क्या बेटा? स्पाइस प्लस इफ अ कंपनी रजिस्टर द सेम एड्रेस एज एड्रेस ऑफ द करस्पॉन्डेंस। यानी कि जो आपने वहां पर एड्रेस दिया है वही आपका फ्यूचर में क्या होगा? रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। तो फिर आपको INC 22 फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो कहता है इन केस ऑफ रजिस्टर्ड एड्रेस इज डिफरेंट, अगर डिफरेंट हुआ तो क्या करोगे? INC 22 रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर इंटीमेटिंग द रजिस्टर ऑफिस एड्रेस। यही बताया था मैंने अभी आपको। बोलो बेटे। नहीं बोलोगे? होता क्या मैं आपको बता दूं, सुनो। कुछ नहीं करना। जैसे हम ICSI का हमने फॉर्म भरा था, है ना, उसमें ऊपर आता था ना टेम्पररी एड्रेस डाला था, और नीचे आता था ना परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डिंग में, अगर है तो क्लिक करो, नहीं है तो दूसरा एड्रेस डालो। तो ऐसे ही जब हम इनकॉर्पोरेशन कर रहे होते हैं, स्पाइस प्लस फॉर्म भर रहे होते हैं बेटा, तो वहां पर जब रजिस्टर्ड ऑफिस क्लाउज ओपन होता है तो वहां पर भी यही ऑप्शन आता है। जो मान लो हमें ऊपर एड्रेस दे दिया और हमने कभी करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी हमारा क्या रहेगा? सेम। तो हमने उसमें क्या क्लिक कर दिया, हाँ जी सेम रहेगा, या हमने उस पर क्लिक नहीं किया, सेम नहीं रहेगा। तो अगर क्लिक कर दिया सेम रहेगा, क्या फिर INC 22 फाइल करने की जरूरत है? तो क्योंकि फिर आपने परमानेंट एड्रेस दे दिया अपना। बट आपने कहा नहीं भैया टेम्पररी है, बाद में हम चेंज करेंगे, तो क्या फिर बाद में आप जो नया चेंज कर रहे हो, नया ऑफिस ले रहे हो, इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को बताओगे ये हमारा नया एड्रेस है? बोलो। समझ आया? 30 दिन के अंदर फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। कंपनी बन चुकी है, अब वहां से 30 दिन के अंदर अंदर क्या फाइल कर दो? INC 22। अच्छा, INC 22 फाइल करने की जरूरत कब नहीं है? स्पाइस प्लस में आपने एड्रेस परमानेंट वाला दे दिया है। समझे? नहीं समझे? छोटू समझ आया? दोबारा समझाऊं? क्लियर है बलकिंदर? हाँ जी बोलिए प्लीज। प्रमोटर। हाँ ऑब्वियस सी बात है, एडिशनल फीस लगेगी फिर आपको। समझे भाई लल्लू? हाँ जी। अबे सो रहे हो क्या? आगे देखो क्या कह रहा है जी, पब्लिकेशन ऑफ नेम एंड एड्रेस ऑफ कंपनी। रुक जाओ, इधर देख लो। और ये क्या है बेटा हमारा? वेरी इंपॉर्टेंट। अब सुनो, आपने कंपनी बना ली, कंपनी का रजिस्टर ऑफिस बना लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है। ये क्या कहता है सुनिएगा।
तो आपका मान लो ये रजिस्टर्ड ऑफिस है, ठीक है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस। मेरी ड्राइंग थोड़ा अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। अबे क्या गेट ही बनाओ आप? ये लो गेट खिड़की, और भी कुछ चाहिए? चिमनी भी लो, ये लो चादर भी लो, और कुछ? हाँ, ठीक है। तो सर ये हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है। अब रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर क्या एक नेम प्लेट होती है? इस नेम प्लेट में, इस नेम प्लेट में हमें क्या करना है? सबसे पहले क्या आएगा? हमारी कंपनी का नाम। फिर क्या आएगा? अब सुनो ध्यान से, आपने क्या करा, नाम तो आपने कर दिया बड़ा बड़ा, इतना बड़ा, हाई, बोल्ड में, बड़ा, प्रीफिक्स बड़े यूज कर लिए। और एड्रेस कितना लिखा आपने? चिल्लड़ सा, छोटू सा। सो इज इट? तो सर यहाँ पर ना ये जो मैं पॉइंट पढ़ाने वाला हूं ना, ये जो हम पढ़ने वाले हैं, पब्लिकेशन, क्या बेटा? पब्लिकेशन ऑफ नेम एंड, सॉरी, पब्लिकेशन ऑफ नेम एंड एड्रेस करना पड़ेगा, और ये लॉ के अकॉर्डिंग है भाई साहब। नहीं करोगे तो फिर नॉन कंप्लाइंस मान लिया जाएगा। यानी कि आपको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर जो नेम प्लेट आप लगाओगे, उसमें आपको एड्रेस के साथ साथ, सॉरी, नाम के साथ साथ क्या लिखना है? एड्रेस, और इक्वल प्रोमिनेंस में लिखना है साहब। ठीक है, देखो कैसे। देखिए, कह रहा है सेक्शन 12 सबसेक्शन 3, कहता है एवरी कंपनी, यहां पर कोई छूट नहीं है, हर कंपनी मतलब ओपीसी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, कोई सी भी, रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले इट्स नेम एंड एड्रेस इन अ legible letters in conspicuous positions। कौन सी पोजीशन बेटा? एंड इट्स ऑल बिजनेस लेटर, लेटर हेड। अच्छा सुनो, ये सिर्फ कंपनी के नेम प्लेट के बाहर ही लगाना है, कहाँ पे लगाना है? बिजनेस का लेटर हेड में, बिल हेड में, पेपर, जो लेटर पेपर होगा अकॉर्डिंग टू द कंपनी शेयर। अब देखो क्या करेगी, पेंट करेगी या फिक्स करेगी नेम और एड्रेस, कहाँ पे बेटा? इट्स रजिस्टर ऑफिस, एंड कीप द सेम पेंटेड और फिक्स्ड आउटसाइड द एवरी ऑफिस और प्लेस ऑफ द बिजनेस इज कैरिड ऑन। मतलब एक तो रजिस्टर ऑफिस में करना ही है, और जैसा रजिस्टर ऑफिस में लिखा हुआ है नाम और एड्रेस, वैसा ही और भी जो ऑफिसेस हैं आपके, वहां पर भी लिखना है साहब। बोलो बेटे। नहीं बोलोगे? हाँ जी। फिर कहता है इन द conspicuous position and legible letter, and if the character employed thereof are not those language or one of the language of general use of locality, also the character of language or one language is those, यानी कि सिंपल सी बात है, तमिल में, क्या हिंदी में लिखोगे? अगर आप जा रहे हो तेलुगु में, क्या है वो, तमिलनाडु में, कहाँ पे बेटा? तमिलनाडु में, वहां पर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो वहां पर लोकल लैंग्वेज में लिखोगे ना। लोकल लैंग्वेज क्या है वहां पे? तमिल लैंग्वेज है। तो कह रहा है भैया सिंपल सी बात है, दो लैंग्वेज में लिखो। पहला इंग्लिश तो लिख लिया आपने, दूसरा अगर मान लो कोई दूसरी भाषा बोली जा रही है वहां पे, तो आप किस में लिख दो? उस लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ताकि वहां के जो लोकल पर्सन है वो भी उसको पढ़ सके। बोलो बेटे। हाँ जी। फिर कह रहा है, ये पहला पॉइंट समझ में आ गया? रजिस्टर ऑफिस और सभी ऑफिस के बाहर आपको प्रिंट और फिक्स करना है क्या बेटा? नाम, 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 नाम। ठीक है। फिर कह रहा है, हैव इट्स नेम ऑन लेजिबल कैरेक्टर ऑन, किस पे बेटा? कॉमन सील। कॉमन सील, इस सील का मतलब क्या है? अगर आपने कॉमन सील बनाई है, तो उस कॉमन सील के ऊपर भी आप अपना नाम लिखेंगे विद एड्रेस। बोलो जी। हाँ। कहता है गेट इट्स नेम, एड्रेस ऑफ इट रजिस्टर ऑफिस एंड कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर अलोंग विद द टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर इफ एनी, ईमेल, वेबसाइट एड्रेस इफ एनी, प्रिंटेड इन ऑल बिजनेस लेटर हेड, बिल हेड और लेटर पेपर एंड ऑल नोटिस और अदर फाइनेंशियल पब्लिकेशन। मतलब सिंपल सी बात है, ये वाले सिर्फ हैं। आपको पता है अभी रिसेंटली क्या हुआ था? डायरेक्टर ने एक फॉर्म भरा, और डायरेक्टर ने उसमें ना अपना डिन नंबर नहीं लिखा। आरओसी ने उसको पेनल्टी लगाई थी, कितने लगा, कितने लाख की? 5 लाख की पेनल्टी लगी, सिर्फ क्या नंबर ना लिखने पे। क्योंकि अगेन वायलेशन छोटा बड़ा नहीं होता, वायलेशन इज वायलेशन। कहते हैं ना, क्राइम इज क्राइम, छोटा या बड़ा नहीं होता। सर मैंने खाली इसके गले पे चाकू तो फेरा था, इट जस्ट चिल्लड वर्क, कौन सा घुसा दिया घुमा दिया यूं करके। हाँ जी। और हल्का सा कटा है सर, थोड़ा सा निकाल, मतलब एक बाहर वाली खाल उतरी है सर, मरा थोड़ी है। ओ भाई, यू जस्ट अटैम्प्ट टू मर्डर तो करा ना तूने, वो चाहे तूने घुसा दिया हो, हाँ, या नहीं घुमाया हो या कुछ भी करा हो, तो अटेम्प्ट टू मर्डर तो केस तो लगेगा ना आपके ऊपर। तो छोटा हो या बड़ा हो, लॉ का वायलेशन वायलेशन है साहब। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं?
कंपनी का जो लेटर हेड बनता है, क्या बनता है, जो बिजनेस लेटर बनते हैं या कुछ भी आप कंपनी के नाम पे डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो, उस डॉक्यूमेंट में आप कंपनी का क्या लिखोगे, नाम, एड्रेस, सिन नंबर, क्या बेटा, सिन नंबर के साथ टेलीफोन या फैक्स, फैक्स नंबर कंपलसरी नहीं है, अगर है तो लिखो, अदरवाइज मत लिखो। वेबसाइट है तो लिखो, अदर कोई जरूरी नहीं, बट मेल मैंडेटरी है सब। बोलो बेटे। हाँ, ये सभी चीजें लिखनी है आपको, किस में बेटे, बोलो। लेटर हेड में, कोई भी डॉक्यूमेंट जो कंपनी प्रिपेयर कर रही है उन सब में लिख, समझे। अगला, have its name printed on negotiable instruments such as hundis, promissory note, bill of exchange, other document, जो भी कंपनी इशू कर रही है, तो वहां पर कंपनी क्या लिखेगी बेटा, अपना नाम लिखेगी। क्या लिखेगी बेटा, नाम प्रिंट करवाएगी। समझ में आया। ये बेटा बेसिक्स बात है, इसमें कोई लॉजिकल बेसिक सिचुएशन नहीं है कि मैं आपको यहाँ कॉन्सेप्ट्स करा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये बस ये बता रहा है कि नाम कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, कौन से डॉक्यूमेंट में क्या लिखना है, और ये मैंडेटरी है क्योंकि सेक्शन कह रहा है। बोलो बेटे। अब देखो कह रहा है एवरी कंपनी विच हैज अ वेबसाइट, जिस कंपनी की क्या है बेटा, फॉर कंडक्टिंग ऑनलाइन बिजनेस या अदरवाइज, मतलब किसी भी काम के लिए आपने वेबसाइट बना रखी है, क्या बना रखी है, तो कह रहा है आप डिस्क्लोज करोगे और पब्लिश करोगे इट्स नेम एंड एड्रेस, ऑफिस, रजिस्टर ऑफिस, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर अगर कोई है, मेल, नेम ऑफ पर्सन हु इज कॉन्टेक्टेड इन केस ऑफ क्वेरी एंड ग्रीवेंसेस ऑफ द ऑन द लैंडिंग ऑन होम ऑफ द फीस एक्सेट्रा। देखो, वेबसाइट होती है, क्या वेबसाइट का होम पेज होता है, होम पेज में ना आप कंपनी का क्या लिखोगे, नाम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, ठीक है, और अगर फैक्स नंबर है तो वो मोबाइल नंबर, और एक ऐसे व्यक्ति का नाम दोगे वहां पे जिससे हम क्या कर सके बेटा, कांटेक्ट कर सकते हैं अगर वेबसाइट है तो। समझे। बोलो यार। देखो एक बेसिक सिचुएशन है, फिर क्या था, हावेवर, हावेवर जहां पे आ गया मतलब एक्सेप्शन आ सकता है। वेर अ कंपनी हैज चेंज करती है अपना क्या बेटा, नाम or name during the last 2 year, it shall be printed, affix or print as the case may be, along with the its name, former name or name change during the 2 year। यानी कि देखो, सुनना क्या सिचुएशन है, इधर देखो बेटा, देख रहे हो तुम लोग, मान लो हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी किस नाम से, ए लिमिटेड के नाम से। किस नाम से, ए लिमिटेड। अब थोड़ा सा समय बीता, आफ्टर 1 ईयर, क्या बेटा, आफ्टर 1 ईयर हमने अपना नाम चेंज कर दिया, चेंज द नेम ऑफ कंपनी। वो इधर देख लो भाई लल्लू, क्या लिखने में लगे वो, गेट बंद कर दो यार, डिस्टर्बेंस ही हो रहा है। क्या बेटा, आपने 1 साल के बाद कंपनी का क्या कर दिया, नाम चेंज कर दिया। सर ए लिमिटेड से आपने क्या कर दिया, एक्स लिमिटेड, बट लोग तो आपको किस नाम से जानते थे, और अब सडनली आपने क्या कर दिया, नाम चेंज कर दिया। तो कह रहा भैया देखो, आपने जो ये नाम चेंज करा है ना, यानी कि जो एक्स लिमिटेड के साथ साथ आप किसको भी लेके चलोगे अभी, कितने साल तक, 2 साल, 2 साल तक, ठीक है। यानी कि जिस दिन से चेंज हुआ है वहां से 2 साल तक आपको उस नाम को भी साथ में कैरी करना पड़ेगा। दिस इज लॉ, समझ में आए, ताकि लोगों को पता लगे भाई इस कंपनी का नाम चेंज हो गया, अब ये हो गया, 2 साल सफिशिएंट होते हैं। बोलो बेटे। हाँ जी, तो यही पढ़ो, दोबारा पढ़ो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ब्रैकेट में लिख दोगे ना आप। हाँ, देखो, वेर अ कंपनी हैज चेंज इट्स नेम या फिर नेम ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 सालों में, इट सेल बी प्रिंटेड और एपिक्स print on as the case may be along with the its name or the former name or name so changed during the last 2 year। सिर्फ 2 ईयर का बोल रहा है, 3 साल हो गए तो फिर हटा देना, 2 साल के बाद हटा देना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया। लिख लो बेटा। जी, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, बना लो बेटा इसको।
हाँ जी, डन। ओके, अब देखो क्या कर रहे हैं। फर्दर इन केस ऑफ कौन सी कंपनी बेटा? ओपीसी। यार ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता दूं, कह रहा 1% कंपनी शेल मेंशन द ब्रैकेट बिलो द नेम ऑफ सच कंपनी। क्या लिखेगी बेटा? ओपीसी। यानी कि जैसे मान लो ए ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करोगे, बता चुका ऑलरेडी। बोलो भाई। हाँ, कह रहा डिपार्टमेंट प्रेजेंटिंग नोन एज, कौन सा डिपार्टमेंट बेटा? एमसीए। क्लैरिफाई करता है डिस्प्ले इट्स नेम इन इंग्लिश इन एडिशन टू डिस्प्ले ऑफ द लोकल लैंग्वेज विल बी सफिशिएंट कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेक्शन। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में तो लिखना ही है, और उसके एडिशन में आप क्या कर सकते हो बेटा? लोकल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, वो सफिशिएंट है इस सेक्शन के कंप्लायंस के लिए। तो दिस इज द एमसी क्लैरिफिकेशन। दोनों एड्रेस में होता ही क्या है यार, बेसिक लोकल लैंग्वेज में तो पता लगेगा ना। समझे? हम्म। हम्म। क्या? हाँ, क्या? तो नाम कहाँ चेंज हुआ? वो तो उनका कोलेबरेशन था ना, वेंचर था। हीरो अलग है, होंडा अलग है। वो वेंचर था उनका। क्या था? जॉइंट वेंचर। कंपनी का प्रॉपर नाम कहाँ चेंज हुआ? वो वैसे भी दो कंपनियां थी जिनका क्या था, कोलैबोरेशन था। ठीक है। हाँ, कोलैबोरेशन था। होता क्या है मैं आपको बता दूं। फैमा की रेगुलेशंस हैं, आगे जाके पढ़ोगे आप। फैमा के रेगुलेशन में क्या कहता है कि अगर आप इंडिया में बिजनेस करना चाहते हो ना, तो आपको इंडिया में अपनी होली ओन सब्सिडरी कंपनी बना के काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने कंपनी सब्सिडरी जॉइंट वेंचर बना के काम किया था। इंडियन कंपनी कौन सी थी? हीरो। और होंडा कौन सी कंपनी थी? जापान की। तो इनका एक तरीके से क्या था, जॉइंट वेंचर था। जॉइंट वेंचर जेबी बना के इन्होंने इंडिया में बिजनेस किया था। समझ गए ना? अब इतना साल हो चुके हैं उसको, उन्होंने अपनी होली ओन सब्सिडरी कंपनी बना ली, यहाँ पे काम कर लेंगे। अब उन्हें इंडियन कंपनी की जरूरत नहीं है सर। समझ गए बच्चों? तो दो कॉन्सेप्ट हमारे खत्म हो गए हमें। पहला नेम क्लॉज, दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, या हम इसको क्या बोलते हैं? सिचुएशन। अब हमारे पास क्या आता है बेटा? कौन सा क्लॉज है ये? ऑब्जेक्ट क्लॉज का मतलब क्या होता है? बिजनेस क्या किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के लिए होगा, या एम ही बना दो बिजनेस, शेल कंपनी बना दूं, इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, पेपर बेस्ड कंपनी बना दूं? नो सर। तो देखो क्या रहता है, थर्ड कंपल्सरी क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम सेट आउट द क्या बेटा? ऑब्जेक्टिव फॉर विच कंपनी हैज बीन फॉर्म्ड। मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव क्लॉज है, ये हमें क्या बताता है बेटा? ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी, यानी कि किस पर्पस के लिए आप कंपनी बना रहे हो। सर, टैक्स चोरी के लिए कंपनी बना रहा हूं, बना दूं? हाँ जी सर। सर, ड्रग्स सप्लाई करने के लिए कंपनी बना दूं, बना दूं? सर, मैं कुछ नहीं कर रहा, टेररिस्टों को सप्लाई कर रहा हूं। क्या सप्लाई कर रहा हूं बेटा? टेररिस्ट सप्लाई कर रहा हूँ, जैसे कि अभी अपने पठान मूवी में देखा हो। जो जो जॉन होता है, वो क्या होता है बेटा? प्राइवेट ग्रुप होता है जो टेररिस्ट को सप्लाई कर रहा होता है। ऐसा प्रैक्टिकली है क्या ऐसा? कुछ भी दिखा देना लायक। ठीक है। तो सर यहाँ पर क्या कर रहे हो आप? एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो और ऐसा काम करो जो इलीगल है, क्या है बेटा? क्या कर सकते हो क्या? तो एक बेसिक बात तो ये होगी भैया, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए साहब? देखिए, सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी कहता है दिस एक्ट ऑल कंपनी must state in their memorandum the objective for which the company proposed to be incorporated and matter consider necessary furtherance of thereof। ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है, मेमोरेंडम के क्लॉज में आप बताओगे आप कंपनी क्यों बना रहे हो, ऑब्जेक्ट क्या है आपका साहब, क्या बेटा? ऑब्जेक्ट क्या है, बोलो भाई। हाँ जी। नहीं बोलोगे? हाँ जी, फिर क्या? तो ऑब्जेक्ट क्लॉज इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस बिकॉज इट डिटरमाइन द पर्पस एंड कैपेसिटी ऑफ कंपनी। It indicate the purpose for which company has been set up, its local capability, beside that is spare activity। यानी कि सुनो बेटा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे मान लो इधर देखो, लल्लू लाल, आपने कोई ऑब्जेक्टिव दिया तो आप दो तरह के ऑब्जेक्टिव दे सकते हो, मेन ऑब्जेक्ट, या फिर उसके साथ और भी काम कर सकते हो, जिनको सेकेंडरी बोलो। क्या बोल देंगे? सेकेंडरी ऑब्जेक्ट। मतलब ऐसा नहीं आप एक ही ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी बना रहे हो, बट जितने ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी बना रहे हो वो सारा मेंशन करो। क्यों पता है? क्योंकि बाद में कंपनी बनने के बाद अगर आप चाहते हो कि आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और लेगा, काम कुछ और कर रहे हो,
तो ऐसा फिर पॉसिबल नहीं है। फिर आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना पड़ेगा, उसका भी लीगल प्रोसीजर होता है। बट जो आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है मेमोरेंडम के, आप वही काम कर सकते हो, और कोई काम आप नहीं कर सकते। बोलो बेटे। हाँ हाँ। जैसे मान लो हमारा एजुकेशन का बिजनेस है फॉर एग्जाम्पल, साथ के साथ हमने कहा यार बच्चों को मोमोज भी खिलाते हैं, बीमार करते हैं, इनको मारते हैं नालायकों, तो हमने कहा यहाँ पे फूड स्टफ्स का बिजनेस भी हम करेंगे। किसका बिजनेस करेंगे? फूड स्टफ्स का। मैंने कहा इतने से काम नहीं चलेगा, इनको और मारो। और इनके लिए हमने कैफे खोल दिया। मैं कहा इनको सही से बर्बाद करेंगे। कैफे खोल दिया, और एक हुक्का बार भी खोल दिया साथ। क्या खोल दिया? हुक्का बार। साथ में बियर बार भी खोल दिया। लोग देख रहे हो, फरमाइश देख रहे हो उसकी। अब मैंने कहा पहले पढ़ाएंगे, फिर गंदा खाना खिलाएंगे, फिर कैफे में बर्बाद करेंगे इनको, ठीक है, और फिर बार में भेजेंगे लास्ट में, बर्बाद होने के बाद कुछ जाओगे अल्टीमेटली। सारा बिजनेस हम ही करेंगे। अच्छा। नाइस बिजनेस। तो इसको हॉस्पिटल भी हम ही कर दें हम। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या है, सारे ऑब्जेक्टिव। ओके। तो दैट मीन्स आप जितना ऑब्जेक्टिव है ना डाल लो, मतलब इसके अलावा कोई और काम नहीं करोगे भैया। कर रहा है फिर चेंज करो। क्या करोगे, बचा क्या है? ध्यान रखना। हाँ। तो घर वाले किस लिए आए? मर रहे? ये मैं ऐसा मत बोल भाई। इमोशन तो खत्म हो जाएंगे ना फिर लोगों के। मतलब मरने के बाद चार लोग भी नहीं मिलेंगे तेरे को, अपने अपने लोग। यार ये हर चीज को बिजनेस बनाया जा रहा है लाइक। मतलब फिर तो इमोशन खत्म। फिर तो वो वापस आएंगे आत्मा बन के, है ना? आएंगे नहीं आएंगे? हमारे गांव वाले तो आ जाते हैं भाई, उत्तराखंड में आ जाते हैं वापस। अच्छा बेटा सही से नहीं करा काम, आ रहे हैं वापस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब आपको एक लॉजिकल बात बताऊं ना, देखो, जब कोई इंसान की डेथ होती है ना, तो डेथ के बाद ना कहा जाता है उसकी आत्मा को हमें मुक्ति देनी पड़ती है, और वो मुक्ति कौन देता है? घर वाले। ये बिजनेस ही लॉजिकल नहीं लगा मुझे। दूसरा, वो कॉन्सेप्ट होता है हिंदुइज्म में पिंडदान का। किसका? पिंडदान का। जैसे मान लो आपको लगता है कि आपको परमानेंट वैकुंठ धाम भेज देना है उन पर्सन्स को, तो आप जो चार धाम है, राइट, वहां जाके पिंडदान करवा दीजिए। तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, वो क्या होंगे बेटा, उनको परमानेंट मुक्ति मिल जाएगी। जनरली जो कॉन्सेप्ट है स्पिरिचुअलिज्म का तो यही है। बट ये पूरा अगर बिजनेस बन जाएगा, हाँ, तो जैसे मान लो किसी का कोई पर्सन घर में मर गया, वो क्या है, भाई ले जाओ, लो पैसे पर, बस इमोशन खत्म। इमो, इमोशन खत्म हो गया। दूसरा, उस पर्सन की आत्मा को तो मुक्ति मिलेगी नहीं, स्पिरिचुअलाइजेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो। अरे यार कैसे कैसे बिजनेस खुल रहे हैं भाई। मतलब इतना भी बिजनेस माइंडेड नहीं होना है इंडिया को बिजनेस बनाना है, एंटरप्रेन्योरशिप में लेके जाना, बट इतना भी इंटरप्रेशन नहीं होना भाई कि तुम अपने मूल मंत्र ही भूल जाओ, अपनी संस्कृति अपने कल्चर ही भूल जाओ। आजकल वैसे देखो ना, जब से जोमेटो चला है, जोमेटो या फिर ये जो फूड सर्विंग कंपनीज चली हैं, आपको लगता है इमोशंस खत्म हो गए? अब जैसे हस्बैंड वाइफ है, पहले क्या होता था, वाइफ प्रॉपर बढ़िया से घर में खाना बना के रखती थी, जैसे हस्बैंड आता था प्रॉपर उनको टॉवल देते थे, वो नहा धो के आते थे, फिर प्यार से खाना खिलाते थे। तो वो बंदा जो बाहर से आया है ना, हजार टेंशन थी उसके माइंड में, बट उसकी वाइफ ने उसको प्यार से खाना खिलाया, उसका टेंशन गायब। हैप्पी लाइफ जीते थे लोग। बट अब क्या होता है, दोनों ऑफिस से आ रहे हैं, दोनों ऑफिस से आ रहे हैं और दोनों चिड़चिड़े हो रखे हैं। दोनों चिड़चिड़े हो गए, खाना कौन बनाया भाई? एक काम करो, ऑर्डर कर लो जोमेटो से, क्योंकि फैसिलिटी है तो यूज करो। अब जोमेटो से ऑर्डर कर लिया, अब सुनो, दोनों में इमोशन खत्म हो गए। अब आप फिर आप सिर्फ किस लिए रह रहे हो? तो फिर बिजनेस बन गया आपका, वो रिलेशन में, हाँ ठीक है, एक दूसरे की जरूरत है हमें, रह रहे हैं, दैट्स इट। वो फिर इमोशन प्यार मोहब्बत सब खत्म। तो भैया इतना भी बिजनेस माइंडेड नहीं बनना है जीवन में, कि आपके बीच में एक अटैचमेंट ही खत्म हो जाए। आपके मम्मी पापा का रिलेशन आज तक चल रहा है, और ऐसा नहीं लड़ाई नहीं होती, अच्छी खासी लड़ाई भी होती होंगी भाई साहब, तो मैं होती हो, तगड़े तगड़े वाली गाली गलौज भी होता होगा। बट क्या डिवोर्स तक बात गई क्या? तुम अपने जनरेशन में देख लेना, तुम अपनी वाइफ में एक थप्पड़ मार देना गलती से, या तुम्हारी वाइफ तुम्हें थप्पड़ मार दे, कुछ बोल दे तुम, अगले दिन कोर्ट में मिलोगे तुम, डिवोर्स। क्यों? क्योंकि आपस में अटैचमेंट नहीं है। हम एक दूसरे के साथ सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि है, एक दूसरे की जरूरत है, फिजिकल नीड्स है, कुछ भी है, सोशल नीड्स है, उसके लिए हम हैं। जिस दिन कुछ ड्रामा हुआ, खत्म। डिवोर्स क्यों हो रहे हैं? आप देखो ना, कोर्ट्स में जाइए, दुनिया भर के डिवोर्सेस मिलेंगे आपको।
तो इतना प्रैक्टिकल भी नहीं होना भाई, बिल्कुल अंग्रेज हो जाओ। हिंदुस्तान का कल्चर अलग है। बिजनेस में हमें आगे बढ़ना है, हमें कॉर्पोरेट्स में भी आगे बढ़ना है, हमें पैसे भी कमाने हैं। बट इसका ये अर्थ नहीं है आप अपना कल्चर खत्म करोगे। जिस जिन लोगों ने अपना कल्चर खत्म किया, वो वैसे भी डेवलप नहीं हो सकते। समझ रहे हो? तो मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ बहुत सारी कुरीतियां भी आती हैं जो आ भी रही है। और आप देखो ना, अभी मेरा एक फ्रेंड है, उसकी शादी हुई, ठीक है। अब उसका डिवोर्स होने जा रहा है, मतलब एक साल हुआ था शादी हुए। वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उसकी वाइफ कंपनी सेक्रेटरी है। मैं कहा भाई डिवोर्स क्यों हो रहा है? कह रहा यार एक दिन मैंने थप्पड़ मार दिया उसकी। मैं क्यों? कह रहा ना बकवास कर रही थी, मतलब कुछ उल्टा सीधा बोल रही थी मेरे से, मैं थप्पड़ मार दिया। उतने में उसके घर, अपने घर चली गई उसी दिन उठ के, और घर चली गई। और घर जाके मेरे पास कॉल कॉल आता है कि विल सी यू इन कोर्ट। मैं कहा इतनी सी बात पे, मैं कहा मतलब मारा क्यों था तूने? कोई लॉजिक तो होगा मारने का। हाँ मुंह चला रही थी, फालतू बोल रही थी मेरी मम्मी से, मैंने मार दिया एक। इट्स बेसिक, हो गया, आपस में सेटल करके खत्म करो। पर डिवोर्स तक बात चलेगी? मैंने कहा यार ये तो बड़ा गड़बड़ है फिर तो। मैं कहा अच्छा उसके घर वालों का स्टैंड क्या है? कह रहा वही वही तो कह रहे सर डिवोर्स करने को। मैं कहा उसके घर वाले ही पागल है। ये हालात है भाई, इसलिए तो शादी नहीं कर रहा हूँ मैं। समझ रहे हो? मैं शादी क्यों नहीं कर रहा हूँ? मुझे एक ऐसी लड़की की तलाश है जो थोड़ा ना घरेलू टाइप, समझ रहे हो, जो फैमिली को लेके चले, जो जिसके अंदर इमोशंस हो। मेरे अंदर है बहुत इमोशन, मैं बहुत बड़ा इमोशनल बंदा हूँ। समझ रहे हो, अटैचमेंट वाला बंदा हूँ, पर मुझे वैसा ही कोई पर्सन चाहिए जो कंपैटिबल हो सके। क्योंकि मैं नहीं चाहता ना कल को डिवोर्स वाला, मैं तो डिवोर्स वाला सिस्टम ही मुझे गलत लगता है। तो भाई बड़ा डर लगता है शादी करने में। भाई देखो ऊपर वाले में कोई ना कोई तो बना ही होगी ना यार, ऐसा तो है नहीं, सारे इंसान तो कैसे नहीं होते। होगा ना, कोई गर्ल भी ऐसी होगी फैमिली वाली, क्योंकि एवरी पीपल्स आर नॉट सेम। और शायद भगवान ने बनाया हो तो कभी ना कभी तो मिलेंगे, 40-50 साल की उम्र में। तब क्या करोगे सर शादी करके? ओहो हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए, देखो जरा। ऑब्जेक्ट क्लॉज कंपनी का सुन लीजिए ध्यान से। हाँ हाँ, सब होता है रिकॉर्डिंग, कोई बात नहीं, क्या हो गया? हाँ ठीक है सर। कह रहा इट स्टेट affirmatively the habit of extent of the power of the company, and state the negative that the thing should be done beyond the ambit, and no attempt to shall made to use the company for any other purpose than that which is specified। सिंपल सी बात है, इसका पूरा मतलब क्या मैं आपको बताता हूँ। ये कह रहा है जो लिखा हुआ है, कंपनी सिर्फ उसके लिए इनकॉर्पोरेट की गई है, वही काम करेगी, उसके अलावा और कोई काम नहीं होगा। साहब बोले बेटे। हाँ तो फिर आगे हम इसको क्या करेंगे? कुछ नहीं है, सारी चीजें बेसिक चीजें हैं। क्योंकि इसमें मेन जो हमें समय देना बेटा, किस में देना है? ये केस लॉ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हेलो सुन भी रहे हो तुम लोग? एक चीज मैं आपको बताऊं, हाँ बोलो। जैसे देखो, मान लो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का, तो मैंने मेन ऑब्जेक्टिव क्या डाल दिया? एजुकेशन, ठीक है। बट मैं ना स्टेशनरी का काम भी कर रहा हूँ। किसका काम कर रहा हूँ? स्टेशनरी का, मतलब मैं स्टूडेंट्स को बुक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, कॉपी प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्रिंटिंग में हो रही है यहाँ पे। सब कुछ हम कर रहे हैं। तो भैया आपने अपना मेन ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा था? एजुकेशन ना। तो आपका मेन बिजनेस तो वही है, बट उसके साथ साथ एंसिलरी बिजनेस भी तो कर रहे हो आप, तो वो भी मेंशन करोगे ना, बिना मेंशन करे नहीं करो। नहीं ना, जब आप कंपनी बना रहे हो उसी टाइम पे आपने कर दिया। आप जब कंपनी बना रहे थे ना, उसी टाइम पे आपने जितने भी आपके एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव थे ना मेन के अलावा, वो सारा आपने मेंशन कर दिया है। तो क्यों करोगे? फ्यूचर में अगर आपको लगता है कि और दो चार ऐड करना है तो फिर चेंज कर लेना। अभी बताऊंगा चैप्टर नंबर पार्ट बी में पढ़ाऊंगा, पार्ट टू में। समझे बेटा? अच्छा ये पॉइंट में आपको ऑलरेडी पढ़ा, क्या लिखा हुआ है? अल्ट्रा वायरस। याद है जब ये चैप्टर हमने शुरू किया था, तो मैंने आपको बताया था कि वो डायरेक्टर के पास पावर है लोन लेने की। याद है? लिमिट लगा रखी, कंपोजिट ने लिमिट लगा रखी है, मेमोरेंडम ने लिमिट लगा रखी है, और आर्टिकल ने लिमिट लगा रखी है। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर मेमोरेंडम के अगेंस्ट आपने काम करा, बियॉन्ड द पावर जाके, तो आपका काम क्या था? नल एंड वॉइड। वॉइड था ना? हाँ जी। तो अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर। क्या होता है बेटा? लिख लो।
बियॉन्ड द पावर। और जो एमओए में लिखा है ऑब्जेक्टिव बेटा, क्या वो पावर है? और उसके अगेंस्ट जाके काम करोगे तो वो वैलिड नहीं होगा। देखो एक मिनट सुन लो पहले। कह रहा है सर इट इज अल्ट्रा वायरस फॉर द कंपनी द एक्ट बियॉन्ड द लिमिट ऑफ मेमोरेंडम। अगर आप क्या करते हो बेटा, मेमोरेंडम की लिमिट के बियॉन्ड जाके काम करते हो, वो क्या होगा बेटा, अल्ट्रा वायरस एक्टिविटी होगा। अल्ट्रा वायरस का मतलब आप बियॉन्ड द पावर जाके काम कर रहे हो, जिसकी पावर आपको नहीं है। फिर कहते हैं एनी अटेम्प्ट डिपार्चर विल बी इनवैलिड एंड कैन नॉट बी वैलिडेट इवन इन एसेंशियल बाय द शेयर होल्डर। क्या बोला था यहाँ पे, अगर एमओए के अगेंस्ट गए हो तो शेयर होल्डर भी रेटिफाई नहीं कर सकते, बट आर्टिकल के अगेंस्ट जाके शेयर होल्डर रेटिफाई कर देते थे। हाँ, तो एक केस लॉ डिसाइड हुआ था एसबुरी रेलवे कैरिज एंड आयन कंपनी वर्सेस रीसे, राइट। दिस केस लॉ जो ये बेसिक सिचुएशन बताता है कि आप अगर अल्ट्रा कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट जाओगे तो इलीगल हो जाएगा, बोलो। और अगर आप किसके अगेंस्ट जा रहे हो, मैं एमओए के अगेंस्ट जा रहा हूँ तो वाइड हो जाएगा। और एओ के अगेंस्ट जा रहे हो तो वो क्या होगा, वाइडेबल होगा। क्या होगा, वाइडेबल। उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, बट कौन करेगा रेक्टिफाई, शेयर होल्डर। समझ में आया? तो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बेटा इसमें। आगे बढ़े। एक तो तुम लोग बोल लिया। समझ रहा भाई, क्या क्या पढ़ लिया हमने? नेम क्लॉज, दूसरा सिचुएशन क्लॉज, तीसरा ऑब्जेक्ट क्लॉज। नेम क्लॉज में क्या होता है, कंपनी का नाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। सिचुएशन ऑफिस, सिचुएशन क्लॉज में रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में, जगह, स्टेट। और ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी का ऑब्जेक्टिव, जिस पर्पस के लिए कंपनी को बनाया जा रहा है। घर जाके शॉर्ट नोट्स बनाना है इनके, ये हम बुक से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आइए आगे। सुन रहे हो तुम लोग, क्या लिखा हुआ है, लाइबिलिटी का। भैया लाइबिलिटी क्या होती है कंपनी की? जनरली कंपनी की लाइबिलिटी क्या होती है? कंपनी की लाइबिलिटी पूछो लल्लू, मेंबर्स की नहीं। कंपनी की लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड ही होगी ना भाई, जितना लोन लिया उतना की तो होगी। बट जो मेंबर्स की लाइबिलिटी है वो क्या होगी साहब? यस, इट्स डिपेंड ऑन कंपनी कौन सी है। देखिए, कह रहे हैं भैया ऑफ दिस, ये जो लाइबिलिटी क्लॉज है ये स्टेट करेगा क्या बेटा, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ द कंपनी इज टू बी स्पेसिफाई मेंशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यानी कि आप अपनी मेमोरेंडम में मेंशन करोगे कि आपकी कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है। कहते हैं इट इज प्रोवाइडेड दैट लायबिलिटी ऑफ मेंबर मे बी आइदर लिमिटेड और अनलिमिटेड। फर्दर इट शेल आल्सो स्टेट दैट, भैया हमारे पास 5 तरह की कंपनी है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, क्या मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी अप टू द अमाउंट ऑफ अनपेड शेयर्स? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, ओ भैया यहाँ पर जो अमाउंट आपने गारंटी दिया है वो अमाउंट तक आप लाइबल हो, प्लस जो अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स है उसके लिए आप क्या हो बेटा, लाइबल हो। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो क्या यहाँ पर सिर्फ अमाउंटेड ऑफ गारंटी के अगेंस्ट ही आप लाइबल हो? हाँ जी। अनलिमिटेड कंपनी, अब इसमें हैविंग हैविंग को छोड़ो, अनलिमिटेड कंपनी का मतलब ही क्या है बेटा, कि मेंबर की लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। क्लियर है क्या? देख लो। In case of company limited by share, the liability of member limited by amount unpaid, if any, of the share held by them. पढ़ चुके थे, कुछ बोलेंगे नहीं लल्लुए। इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तो अमाउंट ऑफ ईच मेंबर अंडरटेकिंग कंट्रीब्यूट कहाँ तक होगा बेटा, जो भी आपने एसेट्स वगैरह पे करने के लिए वादा किया था वो सारी चीजें बेटा अलाइबल होंगे। और हैविंग शेयर कैपिटल है तो शेयर का अनपेड अमाउंट, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल सिर्फ गारंटी वाला अमाउंट। एक तीसरा पॉइंट भी लिख लो यार, अगर अनलिमिटेड कंपनी, कौन सी कंपनी है, तो आप मेंशन करोगे एमओए में, क्या करोगे बेटा, मेंशन करोगे एमओए में, या तो अनलिमिटेड वर्ड, कौन सा वर्ड बेटा, अनलिमिटेड वर्ड, या आप इस क्लॉज को क्या छोड़ दोगे, ब्लैंक छोड़ दोगे एमओए के इस क्लॉज को, लाइबिलिटी क्लॉज को। ठीक है, लाइबिलिटी क्लॉज को क्या छोड़ दोगे बेटा, ब्लैंक। तो उस ब्लैंक का मतलब क्या होगा, आपकी कंपनी क्या है बेटा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, यानी कि यहाँ पर मेंबर की लाइबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। क्लियर है क्या? तो बेटा ये सब चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इतना फोकस देने की जरूरत नहीं है इनमें। बोले भाई लल्लू हो, लिख लिया? ब्लैंक, अच्छा ब्लैक हो गया वो, सॉरी, ब्लैंक है, ब्लैंक वो गलती से ब्लैक हो गया। गलत है।
आप सही है। कैपिटल क्लॉज कौन सा क्लॉज है? अच्छा, कैपिटल क्लॉज क्या डिफाइन करेगा? कंपनी जिस कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड हुई है, उसकी ऑथराइज शेयर कैपिटल, वो कहां पर शो होगी बेटा? कैपिटल क्लॉज में। देखिए बेटा, दिस क्लॉज स्टेट अमाउंट ऑफ कैपिटल विथ विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड, यानी कि जिस कैपिटल के साथ कंपनी क्या हुई है बेटा? रजिस्टर्ड हुई है। कहते हैं द शेयर इन टू विच कैपिटल इज डिवाइडेड मस्ट बी फिक्स वैल्यू विच द कॉमनली नोन एज क्या बेटा? नॉमिनल वैल्यू। क्या इसको फेस वैल्यू बोलते हैं हम? बोलो भाई लल्लू। हाँ जी। द कैपिटल इज वेरियसली डिस्क्राइब द नॉमिनल ऑथराइज एंड रजिस्टर्ड कैपिटल। भैया सिंपल सी बात है सर, इस कैपिटल क्लॉज में हम कंपनी की वो कैपिटल शो कर रहे हैं जिसके लिए कंपनी क्या बेटा? ऑथराइज शेयर कैपिटल, यानी कि जितना अमाउंट वो मार्केट से उठा सकती है वो अमाउंट। ठीक है, तो इसको तीन नाम से जानते हैं हम। पहला ऑथराइज शेयर कैपिटल, दूसरा नॉमिनल कैपिटल, तीसरा रजिस्टर्ड कैपिटल। समझे? बोलो भाई। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? कहता था amount of nominal capital is determined the having regarding the present as well as future requirements of the company which reference of the objective. The usually we have state the company's memorandum. The capital of company is 10 lakh रुपए divided into 1 lakh equity shares. The amount laid down the maximum limit beyond the company's alteration etc. ये है क्या? सुन लो क्या सिचुएशन है। जैसे मान लो आपने एक कंपनी बनाई साहब। क्या बनाई बेटा? बेटा सुन रहे हो तुम लोग? ये पॉइंट क्या कह रहा है, सुनना। कंपनी अपने इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, कंपनी बनाते वक्त आपने अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल बनाई होगी कुछ? नहीं बोलोगे? आपने क्या बनाएगा बेटा कुछ? मान लो आपके ऑथराइज शेयर कैपिटल है ₹50 लाख। कितने बेटा? और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। कितने बेटा? 10 रुपए। तो इसका मतलब आपके पास शेयर कितने हो गए? 5। 5 लाख हो गए। कितने लाख शेयर हो गए? 5 लाख शेयर। और इसकी वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। तो इंटू करो तो कितना हो गया? 10 लाख रुपए। 50 लाख रुपए कितना होगा? बस सो रहे हो क्या तुम लोग? जो बोल रहे हो हाँ करे जा रहे हो। तो कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हुई, ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी थी उसकी? 50 लाख रुपए। यानी कि एक इक्विटी शेयर मतलब शेयर कितने थे? 5 लाख के शेयर थे। और एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? 10 रुपए। तो टोटल 50 लाख। फंड रेस करना चाहती है कंपनी। क्या करना चाहती है बेटा? फंड रेस करना चाहती है कंपनी वाया इशू ऑफ शेयर्स। किसके जरिए बेटा? इशू ऑफ शेयर्स ऑफ ₹75 लाख। लो जी। कितना पैसा लेना चाहती है मार्केट से? पॉसिबल है कि? क्यों? क्योंकि सर सिर्फ लिमिट कितनी है? सर ये पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ पैसा कितना ले सकते हो? क्योंकि आप ऑथराइज ही कितने के लिए हो बेटा? 50 लाख के लिए ही। ये बताता है ऑथराइज शेयर कैपिटल। समझे? लिख लो बेटा इसको। हो गया? अरे यार इस बार इन्होंने एग्जाम जल्दी रख के ना बड़ा दिमाग सा खराब कर दिया। 12th वालों का तुम्हारा भी फरवरी में ही हुआ था क्या? अच्छा तुम्हारा तो यार अच्छा तुम तो कोविड वाले बच्चे हो।
अच्छा मुझे तो फ्री में पास हो गया। नहीं भाई, 12th में तो नहीं दिया तुमने एग्जाम? ये आदित्य चैतन्य ने सबने भी दिया था। हाँ सबने दिया है, सबने दिया है। उन लोगों को मैंने से पास किया था। हाँ अच्छा, हाँ तुम्हारे से पहले वाले बैच का था, वो फ्री में पास हो गए थे। इसका भाई। हाँ भाई मैं वही हूँ। अभी मेरे ख्याल में पास इसलिए ना। अच्छा हाँ। बताओ पहले भाई। मूवी देखो। बट हाँ वो खुद नहीं गया, तो कोई लेकर गया सिर्फ नहीं गया क्या है स्टेटस पे पता है क्या हुआ था। अदर्स की लेके आ गए सर, मैंने देख लिया उस टाइम फेक रिकॉर्ड देंगे सर पढ़ा नहीं सर हाँ अच्छा बिल नहीं वीडियो आएगी। अब तुम लोग लिखते लिखते भी हो। अब देखो क्या कर रहा है। क्या बेटा शेयर कैपिटल में दोनों होते हैं, इक्विटी भी प्रेफरेंस भी? यस। नहीं बोलोगे? Then division of capital is no shown in the two heads. Company is not authorized to issue capital beyond the authorized nominal registered capital. If it is receive application share beyond the share, तो क्या उसको बेसिक एक तरीके से हम गलत मानेंगे बेटा? वो सारा पैसा हमें रिटर्न करना पड़ेगा। अगर आपने एक्स्ट्रा पैसा ले लिया है तो आउट ऑफ इश्यूड कैपिटल द टोटल अमाउंट एक्चुअली सब्सक्राइबर एग्री टू बी सब्सक्राइब नोन एज सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सिंपल है लल्लू। जितने शेयर आप इशू कर रहे हो उसको इशूड कैपिटल बोलते हैं, जितने को लोग सब्सक्राइब करो उसको क्या बोलते हैं बेटा? अब सब्सक्राइब कैपिटल में अगेन क्या डिवाइड हो जाता है, फुल्ली पेड अप है तो पेड अप, पार्टली पेड अप है तो जो बच गया वो क्या हो जाता है, अनपेड अप हो जाता है। सिंपल है, सब कुछ पढ़ा हुआ है अपने। अभी तक देखो क्या कर रहा है। सेक्शन 16, if amount of authorized share capital of the company is stated in any notice, advertisement, official publication, business letter, bill head, letter paper, it shall also be contain the statement in equally prominent position and in equally conspicuous terms, amount of which is subscribed or amount paid up। सुनो बेटा क्या सिर्फ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे देखो हमने क्या किया, इधर देखो बेटा, हमने क्या किया, एक एडवर्टीजमेंट किया। कंपनी क्या कर रही है बेटा, एक प्लीज ध्यान सुनिए। इस एडवर्टीजमेंट में हमने क्या किया, जैसे मान लो कंपनी आईपीओ लेके आने वाली थी, उससे पहले कंपनी ने क्या करा, एडवर्टीजमेंट। तो हमने इस एडवर्टीजमेंट में शो किया अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल। किसको बेटा? ऑथराइज शेयर कैपिटल। और हम बड़ा बड़ा दिखा दिया, 100 करोड़। क्या दिखा दिया? 100, 100 लाख, 1 करोड़। कितना ये? 1 करोड़। ठीक है। अब ये दिखा दिया, तो लॉ कह रहा भाई सुन, अब तुमने ये दिखाई दिया है तो एक काम करो, सुनो, आपके ऊपर कौन सा सेक्शन अप्लाई हो जाएगा? तो जिस प्रोमिनेंट में आपने क्या दिखाई है, ऑथराइज शेयर कैपिटल, उसके साथ आप क्या दिखाओगे? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, कि कितना आपका शेयर सब्सक्राइब किया गया है, और उसमें से कितना आपका पेड अप कैपिटल। समझ में आया? यानी कि सिर्फ आप अलाउन किसको नहीं दिखा सकते, ऑथराइज को ही नहीं दिखा सकते, आपको सब्सक्राइब भी दिखानी पड़ेगी और पेड अप भी दिखानी पड़ेगी। ऐसा क्यों? मान लो ऑथराइज कितनी दिख रही है बेटा? 1 करोड़, 100 लाख, बोलो। मान लो उसमें से लोगों ने सब्सक्राइब कितने करे हैं बेटा? कितना करे हैं? 20 लाख। बोलो यार, ज्यादा तो नहीं हुए? 20 लाख ही है। और पेड अप कितना है जी? 10 लाख। कितना है? 10 लाख। अब एक बात बताओ, अगर सिर्फ आपने ये दिखाई होती तो आप बहुत बड़ी कंपनी दिख रहे होते, बट अब आपकी असली औकात सामने आ रही है। तो इसका मतलब पब्लिक को जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देने के लिए कभी कहता बेवकूफ बनाओ, नालायक को। देखो भैया हमारी कंपनी 1 करोड़ की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है यार, 100 करोड़ लिख दो। ऑथराइज शेयर कैपिटल में क्या है, बढ़ा दो जितना मर्जी बढ़ाना है। हाँ बट एक्चुअली कितना पैसा आपकी कंपनी में लगा हुआ है ये भी तो दिखाओगे। तो एक्चुअली कितना दिख रहा है बेटा? 20 लाख जो सब्सक्राइब हुए हैं, और उसमें से 10 लाख जो क्या है बेटा, पेड अप है, ताकि जनता को आपकी ट्रू इमेज सामने जाए। सेक्शन 60 नहीं समझना, मतलब ही नहीं बनता आगे समझ। हाँ बोलो प्लीज, लिख लो उसको। हाँ जी। हम्म। अरे भाई उससे पहले भी तो सब्सक्राइब होगा, मेमोरेंडम नहीं ले होगा आपने। उस समय याद है ना, एक शेयर कम से कम कौन लेगा आपके प्रमोटर, तो तब भी तो सब्सक्राइब होगा ना मेरे भाई। नहीं समझा लल्लू लाल? अभी तक का जो सब्सक्राइब है वो शो करोगे, आने वाले टाइम का सब्सक्राइबर, फ्यूचर में कितना सब्सक्राइब मुझे क्या पता। जैसे देखो ना, जैसे मान लो कंपनी ऑलरेडी शेयर पहले इशू कर चुकी थी, किसको? अपने प्रमोटर्स को।
तो उन्होंने शेयर लिए होंगे ना भाई, तो वो है सब्सक्राइब शेयर और पेड अप। आईपीओ जब लेके आ रहे हो तो नहीं नहीं नहीं, ई ना चल भाई। वॉयलेशन हो गया इस एक्ट का, फिर फाइन लगेगा आपके ऊपर। और क्या, पेनल्टी, फाइन, जेल, सब कुछ मिलता है कंपनी देखने वाले से। ये इतना डेट क्यों आ गया? कल 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 यार, यहाँ से हापुड़, अच्छा यहाँ से हापुड़ कितना दूर होगा? मेट्रो भी जाती है वहाँ? मेरठ तक जा रही है मेट्रो? अभी नहीं, कहाँ जा रही है? तो हम हापुड़ वहीं तो है, मेरठ साइड। मतलब अबे चल, इतना थोड़ी है यार। 350 किलोमीटर जानते हो, यहाँ से देहरादून है। यहाँ से एक तरीके से देखा जाए तो उत्तराखंड है पूरा। कितने घंटे? नहीं यार, यहाँ से हरिद्वार जाने में 4 घंटे लगते हैं। अब कौन से ट्रेन से जाते हो? 2 से 3 घंटे में पहुंच जाते हैं ट्रेन आराम से। हरिद्वार ना, मतलब 4 घंटे तो आराम से पहुंच जाते हैं हरिद्वार तो। जब हरिद्वार 4 घंटे पहुंच रहे हैं, तो मेरठ तो ये रहा बगल। 2 घंटे। 2 ढाई घंटे मान के चलो, मतलब है। 5 बजे उठना पड़ेगा यार। 9 बजे। लिखा। अभी लल्लू। ये रहा आपका सेक्शन 60, जो कि खत्म हो गया साहब। क्या लिखा हुआ है साहब? डिक्लेरेशन फॉर सब्सक्रिप्शन, देखो। द सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम। अभी सुनो जरा, इधर इधर देखो। जब आप मेमोरेंडम फाइल करते हो ना, हाँ जी, उस मेमोरेंडम में देखो आपने क्या क्या शो करा। पहला क्या शो करा आपने? नाम। दूसरा रजिस्टर ऑफिस। तीसरा ऑब्जेक्ट। चौथा लाइब्रेरी। पांचवा ये सारी इंफॉर्मेशन शो कर दी आपने। उस इंफॉर्मेशन का ट्रू होना ना होना हमें क्या पता? जो आरओसी उसे तो नहीं पता ना। बट ये जो कंपनी में सब्सक्राइबर्स होंगे, प्राइवेट कंपनी में कितने मिनिमम सब्सक्राइबर होते हैं? 2। पब्लिक में मिनिमम 7, और ओपीसी में 1। तो ये जो सब्सक्राइबर है ना, ये डिक्लेरेशन देंगे। क्या देंगे? डिक्लेरेशन। सर, जो भी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं ना ऊपर, ये सारी क्या है? ट्रू है। अगर ये फॉल्स होती है, तो आप हमारे ऊपर क्या कर सकते हो? कार्रवाई कर सकते हो। दिस इज द डिक्लेरेशन। हाँ, तो बेटा कंपनी वही बना रहा है ना आपका। समझे? देखो इधर, कहते थे सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम डिक्लेयर, इधर देख लो यार। We, the several person whose name and address are subscribed below, लिखा हुआ है, are desired to being formed into a company for the pursuant of the memorandum of association, and we are respectively agree to take a share in a capital of the company opposite and respectively in the name, follow the name, address, occupation, description, etc etc। इनकी सारी इंफॉर्मेशन होगी किसकी बेटा? हाँ जी, क्या इनको एक एक शेयर तो लेना ही पड़ेगा? हाँ, each subscriber must take at least one share। The subscriber must write oppose name his name the number of shares, यानी कि अपने नाम के साथ साथ क्या लिखोगे आप? नंबर ऑफ शेयर जो आपने लिए हैं वो भी लिखोगे। समझे? तो ये डिक्लेरेशन जारी है किसके बेटा? सब्सक्राइबर से, कि हम एक शेयर ले रहे हैं, हम कंपनी बनाने का इंटेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये हुआ बेटा आपका खत्म। क्या? अच्छा, ये सब्सक्रिप्शन क्लॉज ही था क्या? कौन सा क्लॉज था ये? तो क्या एमओए खत्म हो गया आप? तो इसको आज ही कराऊं, नेक्स्ट क्लास में कराऊं? तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल हमारा मेमोरेंडम यहाँ पे खत्म हो गया, बट अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। जब मैं आपको सेकंड पार्ट कराऊंगा, तो वहां पर मैं ऑल्टरेशन कराऊंगा एमओए का। फिर से हम सारे नेम क्लॉज, ये सब कुछ पढ़ेंगे बेटा, और इनके ऑल्टरेशन के रिगार्डिंग सारी सिचुएशन अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।